हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, फास्ट ट्रैक जेई सीरीज का। तो यार इस सीरीज में हम पूरी जेई की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस, और इसके साथ साथ हम एरोडोव के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो यार इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता रखा है, और इसके अलावा अगर तुम पहले से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा। तो अगर तुमने अभी तक इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जल्दी से उसे देख लो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर तुमने फास्ट ट्रैक वाला टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे नोट्स और पीडीएफ वगैरह होंगे वो सारे तुम्हें उसी ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे, और उस ग्रुप पर तुम अपने डाउट्स भी आपस में डिस्कस कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार लास्ट टाइम हमने सेंटर ऑफ मास के मोशन को कैसे एनालाइज करते हैं उसके लिए हमने सेंटर ऑफ मास के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स वगैरह देखे थे कैसे लिखते हैं। फिर हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स तो क्या हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिए थे। फिर वहां से डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की हमने बात की, फिर वहां से हमने वेलोसिटी की बात की, एक्सीलरेशन की बात की। ठीक है। अब वहां पर मैंने तुम्हें एक चीज और बोली थी कि किसी भी रिजिड बॉडी पे या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, मतलब तीन चार पार्टिकल का सिस्टम भी हो सकता है या फिर कोई एक रिजिड बॉडी भी हो सकती है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम बोल सकते हो। कोई भी एक रिजिड बॉडी है ना, सपोज, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है। ये है इस टाइप के कुछ सिस्टम्स है, कुछ मतलब पार्टिकल्स है। तो इस पर जो, अगर मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं, है ना, तो एफ एक्सटर्नल जो है उसको मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैंने बेसिकली ये कहा था कि अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल देते हैं, सपोज ये एक दो तीन चार पांच पार्टिकल्स का ये सिस्टम है। इस पर मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ना। और इन पांचों पार्टिकल के जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, अगर सबका सम कर लूं मास का, तो टोटल मास कैपिटल एम बन रहा है। तो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू तुम इस तरीके से लिखते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सही। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इफ और फोर्स एक्सटर्नल को, तो डी पी सिस्टम, मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम बाई डी टी, ये भी लिख सकते हो। फोर्स की डेफिनेशन तो होती तो यही है, डीपी बाई डी टी। इस तरीके से फोर्स को लिख सकते हो। ठीक है। अब मैं अगर बोलूं इफ जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई करा है वो जीरो है, मतलब कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसमें कुछ भी मोशन हो। ठीक है। और बट हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करा, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करा है तो क्या होगा भाई, कि तुम्हारा एम इंटू ए सी एम जीरो होना चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तुम बोलोगे जीरो हो गया। इसका मतलब डी पी बाई डी टी जीरो हो गया। पी का मतलब सिस्टम का ही मतलब है, हमारा जितना सिस्टम हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं वो। डीपी बाई डी टी जीरो हो गया, इसका मतलब पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। यानी कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि इफ external force applied to a system of particles is equal to zero, then we can say कि P initial equal to P final, यानी कि मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं। अब जैसा मैंने बोला तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो इसमें क्वेश्चंस देखो किस तरह के बनते हैं। एक तुम्हारा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जिसमें तुम्हें इस तरीके का दे देगा कि सपोज कोई एक पार्टिकल है ना, इसका कुछ मास है। सपोज मैं अभी के लिए बोल दे रहा हूँ 4m, है ना। ये स्प्लिट हो गया तीन पार्टिकल्स में, एक का मास है 2m, है ना, एक का मास है m, और एक का मास है m। ठीक है। फिर कुछ बोल देगा कि इसकी कुछ वेलोसिटी दे देगा, सपोज इसकी कुछ v1 बार वेलोसिटी थी, इसकी कुछ v2 बार वेलोसिटी हो गई, इसकी v3 बार हो गई, इसकी v4 बार हो गई। तो अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकती है, तो हर डायरेक्शन में तुम ये बोलोगे कि इनिशियली अगर तुम देखो तो मोमेंटम कितना है तुम्हारा, 4m इंटू वी वन बार। ठीक है। तो फाइनल अगर मैं इन तीनों के मोमेंटम्स को सम अप करूं, तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो हर डायरेक्शन में तुम कंपोनेंट वाइज भी चल सकते हो। या फिर अगर सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी यूनिडायरेक्शनल टाइप की चीज है कि जैसे सारे ही वेलोसिटी तुम्हें अगर बोल दे कि इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, लेट सपोज, तो तुम बोल सकते हो 4m v1 इक्वल टू 2m v2 प्लस m v3 प्लस m v4, है ना। ऐसा बोल सकते हो। तो पी इनिशियल सिस्टम पी फाइनल सिस्टम के बराबर हो जाएगा अगर सेम डायरेक्शन में है। नहीं तो वेक्टोरली चलोगे तो वेक्टोरली लो। तो v1 बार तुम्हारे जैसे v1 x आई कैप प्लस v1 y जे कैप प्लस v1 z के कैप, उस तरीके से लिख सकते हो। ऐसे v2 i j k में लिख सकते हो, v3 i j k में लिख सकते हो, v4 i j k में लिख सकते हो। और इंडिविजुअली अलग अलग डायरेक्शन में तुम मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो। ठीक है। और तुम्हें इस तरीके का बॉम्ब एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चन आते हैं। बॉम्ब एक्सप्लोजन में क्या होता है, वही सपोज ये 4m मास का पार्टिकल है, ये रखा हुआ, ये दो पार्टिकल्स में टूटा, एक 2m मास का, एक m मास का, चलो एक और m मास का, तीन पार्टिकल्स में टूटा, है ना।
एक कुछ चला गया इधर की डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी v1 से, एक कुछ इधर चला गया इधर की डायरेक्शन में v2 से, एक कुछ चला गया किसी और डायरेक्शन में v3 से। तो ये तुम्हें v1 v2 v3 की वैल्यू निकालने को बोल सकता है, तो अलग अलग डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा दोगे, क्योंकि इनिशियल से पी इनिशियल तो जीरो ही है इसमें। पी फाइनल के लिए तुम्हें इस डायरेक्शन में एक्स वाई जेड तीनों में भी लेना पड़ सकता है, या डिपेंड्स ऑन की वेलोसिटीज किस तरीके से गिवन है। एक्स में ले सकते हो केवल, वाई में जिस तरीके से अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके का क्वेश्चन ये बनता है तुम्हारा। तीसरा तुम्हें एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन देता है कि सपोज एक कार्ट है, एक और कार्ट है, ठीक है। इस किस्म में एम मास का सपोज बंदा है, कार्ट का मास कैपिटल एम बोल दिया, इस कार्ट का मास भी कैपिटल एम बोल दिया। फिर ये बोलेगा इस बंदे ने कुछ करके यहाँ से यहाँ ये एक कार्ट से दूसरी कार्ट में चला गया, ठीक है। या चलो इस पे दो बंदे थे, वो एक एक करके इधर से इधर चले गए। या इस पर कुछ एक बंदा था, एक इस पर बंदा था, एक इधर आ गया ये उधर आ गया, इस तरीके से कूद कूद के इधर उधर चले गए, कार्ड्स पे शिफ्टिंग कर ली। तो उस तरीके से अलग अलग केसेस बन सकते हैं, तो उनमें मोमेंटम कंजर्व कराया जाता है। इन तीनों ही केसेस में तुम देख सकते हो मोमेंटम कंजर्व कराया गया, क्योंकि देखो जब ये पार्टिकल है ये स्प्लिट होकर टूटा, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं, अपने आप टूटा ये अपने किसी इंटरनल रीजन की वजह से। जब एफ एक्सटर्नल जीरो है तो तुम्हारा क्या कहते हैं मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल फाइनल के बराबर कर देना। फिर यही चीज यहाँ बॉम्ब एक्सप्लोजन वाले में भी हुई, यहाँ पर भी यही है कि अगर मैं इस कार्ड दोनों कार्ड के इनको मैं एक सिस्टम मान लूं, या क्वेश्चन में तुम देखोगे जैसे हम इससे इसको कूदेगा ना, तो जस्ट आफ्टर हम करते क्या है कि जिस इंस्टेंट पर कूदा और फिर उसके जस्ट मतलब जस्ट बिफोर कूदना और फिर कूदने के जस्ट आफ्टर वाला इंस्टेंट में दोनों कार्ड के लिए इंडिविजुअली मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसकी वेलोसिटीज वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ कि अगर ये कूदना जो ये इवेंट है जो ये यहाँ से उठ के कूद रहा है, इसमें क्या तुमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई है? नहीं। तो इस बंदे की फोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन डेवलप होगा, और ये कार्ड तुम्हारी इस तरफ भागेगी और बंदा इस तरफ भागेगा, अगर दोनों रेस्ट पर है तो, ठीक है, कूदते वक्त। तो तुम निकाल सकते हो कि कितना इसकी वेलोसिटी क्या है, अगर एक आध इन्फॉर्मेशन इसमें से गिवन होगी, एक आध निकालने को बोली होगी। फिर ये कूद के जब इस पे गिरेगा तो कुछ वेलोसिटी से आके गिर रहा होगा, सपोज इनिशियली ये रेस्ट पे था, ये आके गिरा तो इसने कुछ वेलोसिटी इंपार्ट करी होगी इसको। बट ये सारा अगर मैं इस आदमी को और कार्ड को, जब कूदने वाला इवेंट है उसको मैं अलग इवेंट देखता हूँ, तो मैं इस आदमी को इस कार्ड को अगर मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। फिर जब ये यहाँ आकर के इस पे गिर रहा है, ये आदमी जो है, इस वाले क्या कहते हैं इवेंट को मैं अलग कंसिडर करता हूँ, और इसके लिए मैं फिर आदमी और इस वाली कार्ड को एक सिस्टम मान लेता हूँ। तो ये आकर के इस पे गिरेगा, बट कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, आदमी और ये कार्ड दोनों ही हमारे सिस्टम ही है। तो उस हिसाब से तुम्हारे लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, फिर तो मोमेंटम कंजर्व करा दोगे। तो चलो क्वेश्चन देखेंगे तो तुम्हें क्लियर होगा और ज्यादा, ठीक है। फिलहाल तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल होगा, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए, उससे तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन आज का। तो देखो इसको, तो ये वही मैंने जैसे तुम्हें बॉम्ब एक्सप्लोजन वाला बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो एक बार खुद से ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में बोल रहा है बॉडी ऑफ मास 5m एक्सप्लोड्स एट रेस्ट ब्रेक्स अप इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। एक बॉडी है सपोज इस तरीके की, इसका मास था 5m, ठीक है, और ये एक्सप्लोड करता है, जिसके बाद दो पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली फ्लाई कर जाते हैं 18 की स्पीड से, ठीक है। और थर्ड पार्टिकल जो है वो जिसका मास 3 टाइम्स ऑफ दीज इक्वल पार्टिकल्स था, मतलब ये बेसिकली दो इक्वल में टूटा, और एक जो है वो उन इक्वल वाले का 3 टाइम्स है। तो सिंपल दिख रहा है कि एक एम होगा, एक और एम होगा, और एक तीसरा 3m मास का होगा। ये तीन पार्टिकल्स में टूट गया है, ठीक है। एम मास और 3m मास का। तो ये दिख रहा है ना, ये दोनों इक्वल है, और इसका थर्ड 3 गुना ये है, तो वो समझ में आ ही गया होगा, एम एम और 3m में टूट गया, ठीक है। अब हुआ क्या, सपोज ये पार्टिकल जो है ये एम और 3m में टूट गया, ये एम मास का पार्टिकल, ये एम मास का पार्टिकल, ये 3m मास का पार्टिकल। तो ये जो एम मास वाला एक पार्टिकल है, ये कुछ स्पीड 18 से एक डायरेक्शन में गया। फिर ये एम मास वाला जो दूसरा पार्टिकल है तुम्हारा, ये बोल रहा है इसके परपेंडिकुलर 18 की स्पीड से गया, है ना। तो ये जो 3m मास वाला पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या इसकी क्या पूछा तुमसे, वेलोसिटी थर्ड पार्ट पूछा है, चलो ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अब इसमें कुछ दिया नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व तो तुम कराओगे, क्योंकि देखो एक चीज समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन कराना है। बट क्या तुम ऐसे सीधे सीधे बोल दोगे कि m इंटू 18, देखो m इंटू 18 प्लस m इंटू 18 प्लस 3mv इज इक्वल टू इनिशियल सिस्टम, तो पी इनिशियल तो जीरो दिख ही रहा है, क्योंकि ये बॉम्ब ये इसका तो कोई मोमेंटम कोई वेलोसिटी थी नहीं, जीरो। क्या ऐसा बोल दोगे? नहीं, क्योंकि मोमेंटम क्या है तुम्हारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है,
तो तुम्हें हर डायरेक्शन में कराना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कैसे ली जाए भाई। एक काम करते हैं ना, कि हम इस डायरेक्शन को आई कैप बोल देते हैं फिलहाल के लिए, और इस डायरेक्शन को जे कैप बोल देते हैं। ठीक है। तो पी इनिशियल तो तुम्हारा 0 है ही, वो तो पता ही है। पी फाइनल के लिए तुम बोलोगे, अगर हम अपने इस कन्वेंशन आई कैप जे कैप के हिसाब से चले, तो एक एम मास का पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है 18 आई कैप। फिर एक और एम मास का पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है 18 जे कैप। और एक 3m मास का पार्टिकल है जिसकी कुछ वेलोसिटी मैं बोल देता हूँ, किसी भी डायरेक्शन हो सकती है, सपोज ऐसे कुछ डायरेक्शन में है रैंडम, और इसका वेलोसिटी वेक्टर है वी बार, जिसको तुम वी एक्स आई कैप प्लस वी बाई जे कैप लिख सकते हो। ठीक है। तो वो ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको लिख देता हूँ प्लस 3m इंटू वी बार, है ना, वेक्टर ही फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। ये हो गया पी फाइनल। तो हम बोलेंगे पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल होना चाहिए। यानी कि मैं बोलूंगा 0 इक्वल टू, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया, तो मैं बोलूंगा 18m आई कैप प्लस 18m जे कैप प्लस 3m वी बार। ठीक है। तो m m m कैंसिल आउट होगा, तो वी बार की वैल्यू आएगी तुम्हारी माइनस एटीन आई कैप -18 जे कैप बाय 3। तो वी बार तुम्हारा निकल करके आएगा -6 आई कैप प्लस जे कैप, इस तरीके से। ठीक है। तो सिंपली तुम्हें दिख जा रहा है कि ये कहाँ पर वो करेगा। अगर मैं अपने इसी सिस्टम में चलता रहूँ, तो ये एंगल 45 डिग्री तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों बराबर है ना, वी एक्स वी वाई दोनों 6 और 6 है, तो ये यहाँ से 45 होगा, या तुम यहाँ से भी 45 बोल सकते हो। यानी कि ये आई कैप से 135 होगा, तो वो एंगल अपने हिसाब से तुम स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो डायरेक्शन तुम्हें समझ में आई गई। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, अगर मैग्नीट्यूड पूछ ले तो हो जाएगा 6√2। ठीक, क्लियर। बस यही है, सिंपल वेक्टर है तो। ठीक है। तो इस तरीके से मोमेंटम कंजर्व कराया। क्यों कराया, क्योंकि देखो जब एक्सप्लोजन हुआ 5m वाला पार्टिकल इन 3 पार्टिकल्स में टूटा, तो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया इसमें। तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 था ही, क्योंकि इसका कोई वेलोसिटी नहीं है। फाइनल मोमेंटम हमने इक्वेट कर दिया इनिशियल यानी कि 0 के बराबर। और इक्वेट करने के लिए ऐसा नहीं कि सीधे सीधे केवल m इंटू वी कर दिया, क्योंकि मोमेंटम तुम्हारा स्पीड इंटू मास नहीं होता, वेलोसिटी इंटू मास होता है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपने को इस तरीके से आई जे मान के, या किसी और सेटअप में जैसा भी दिया होगा, अगर यूनिडायरेक्शनल है तो एक डायरेक्शन में तुम कर सकते हो। तो ये होगा, इस तरीके से हम जो है मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। चलो अगला क्वेश्चन। चलो, तो इसको ट्राई करो पहले खुद से, फिर मैं बताता हूँ। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा नॉट with velocity v naught। ठीक है। At the highest point of its path, it explodes into two parts of mass ratio 1:3। ठीक है। लाइटर मास रेट्रेसेस इस पाथ एट द हैवियर पार्ट का तुम्हें वेलोसिटी बताना है। तो चलो ठीक है। सपोज ये तुम्हारा पार्टिकल है, ये जमीन हो गई हॉरिजॉन्टल। यहाँ से हमने कुछ इसको v नॉट वेलोसिटी से थीटा नॉट एंगल पे छोड़ा, तो इसका पाथ किस टाइप का होगा भाई, इस तरीके का हो जाएगा पाथ। एक मिनट थोड़ा टाइम से बना लेते हैं। इस तरीके का इसका पाथ हो जाएगा। अब सपोज ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे तुम भी जानते हो कि इसके पास कौन सी क्या वी वाई कोई वेलोसिटी होती है, नहीं, केवल एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, और वो कितनी होती है, वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है। अब ये बोल रहा है यहाँ पे ये दो पार्टिकल्स में स्प्लिट हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे, जिनका मास रेशियो है 1:3। तो मैं ऐसा करता हूँ, इनिशियल पार्टिकल के मास को मैं अगर, इनिशियल जो पार्टिकल का मास है उसको मैं 4m मान लेता हूँ, तो अब ये जो स्प्लिट होगा 1:3 के साथ, तो ये m और 3m में स्प्लिट हो जाएगा। अच्छा, तो जनरली लोग m और m बाई m मानते हैं पार्टिकल का इनिशियल मास, और उसका फिर जब रेशियो में स्प्लिट करते हैं तो बोलते हैं एक एक m है, मतलब एक m/4 है, एक 3m/4 है। वो करने के बजाय 4m का ही मान लो ना, अगर 1:3 में स्प्लिट करना है तो। अगर ऐसे रेशियो वाला कभी भी क्वेश्चन दिया हो, तो दोनों का सम मान लिया करो टोटल को। टोटल को मैंने 4 मार लिया, तो फिर ये 1:3 इजीली डिवाइड हो जाएगा 1:3m, इस तरीके से m और 3m में। ठीक है। यहाँ से अब ये दो पार्टिकल्स में स्प्लिट हुआ, एक का मास है स्मॉल m, एक का मास है 3m। तो अब ये बोल रहा है लाइटर पार्टिकल रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो रिट्रेसेस पाथ का मतलब है कि ये जिस रास्ते से गया था,
मतलब जैसे एक मिनट दिखा रहा हूँ। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक गया था, इसी रास्ते से वापस आ जाएगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यही वेलोसिटी इसके पलट के होनी चाहिए। तो इस वाले पार्टिकल के पास, एम वाले के पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, वी नॉट कॉस थीटा, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। और अब इस 3m वाली की वेलोसिटी क्या है ये तुम्हें बताना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हेवियर पार्ट, है ना। सपोज इसको मैंने बोल दिया कुछ v है ना। तो बस यही है कि जब ये टूटा है तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं है भाई। तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। इनिशियल मोमेंटम क्या है भाई तुम्हारा, इस इनिशियल पार्टिकल का मास तो 4m था। तो 4m इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन में। y में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए सीधे सीधे लिख दिया, x में वेलोसिटी को, इधर डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू, फाइनली की अब बात करेंगे, 3m जो है इसकी वेलोसिटी होगी फाइनल वाले की, इसका मास होगा, और इसकी वेलोसिटी होगी v। और दूसरे वाले की जो, अगर मैं मास लिखूं तो वो हो जाएगा m, और वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, अब ये v जो है ना, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। हमने इसको राइट साइड माना है, और राइट साइड को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। अगर ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब v उल्टे डायरेक्शन में था। बट ये तुम्हें भी दिख रहा है आएगा नहीं नेगेटिव। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये अपना आएगा, इसको माइनस एम वी नॉट कॉस थीटा, इसको उधर ले जाओगे तो तुम ऐसा बोल सकते हो, 3mv इज इक्वल टू 5mv नॉट कॉस थीटा। तो m से m कैंसिल आउट, तो v की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 5v नॉट कॉस थीटा अपॉन 3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, थीटा नॉट था एक्चुअली, ये सब जगह मैंने थीटा कर दिया, इसको अपने आप चेंज कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें कुछ खास होता नहीं, जेई मेन लेवल पे ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। जो मैंने तुम्हें वो बताया था ना कि एक जगह से दूसरे जगह पर जैसे बग्गी पर जा रहा है ना, एक बग्गी से दूसरे बग्गी पर कूद रहा है। तो वो भी तुम्हारा जो है एक तरह का मोमेंटम कंजर्वेशन का केस होता है, क्योंकि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। तो एक क्वेश्चन, इसके मेरे पास दो अच्छे क्वेश्चन है, तो एक मैं भी तुम्हें करके दिखाता हूँ पहले। इससे हम समझेंगे इस चीज को कैसे किया जाता है, और फिर सेकंड वाला तुम खुद से ट्राई करना। इसमें बोल रहा है, टू आइडेंटिकल बगीज मूव वन आफ्टर अनदर ड्यू टू इनर्शिया, मतलब विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं है ना, विद सेम वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, तो दो बग्गी है जो एक दूसरे के आगे पीछे चल रही है ना, और दोनों की वेलोसिटी v नॉट है। एक ये ले ली मैंने, और ये तुम्हारी उसके आगे जा रही है दूसरी। इसकी वेलोसिटी भी v नॉट है, इसकी वेलोसिटी भी v नॉट है। ठीक है, अ मैन ऑफ मास स्मॉल m राइड द रियर बगी। तो ये स्मॉल m मास का एक आदमी इस पर चल रहा है। ठीक है, at a certain moment the man jumps into the front buggy with u relative to buggy, ये ध्यान रखना। ये यहाँ से कुछ इस पे जंप कर गया, knowing that the mass of each buggy is equal to capital M, mass of each buggy is equal to capital M, तो इसका मास भी कैपिटल M है, इसका मास भी कैपिटल M है। फाइंड द वेलोसिटी एट विच द बगीज विल मूव आफ्टर दैट, तो इसके बाद इन दोनों बगीज की वेलोसिटी बतानी है। तो होगा क्या, देखो पूरा सिनेरियो समझो, कि ये यहाँ से अभी पहले जो है ये दोनों v नॉट से सेम डायरेक्शन में जा रही थी। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मोशन है, तो मोमेंटम्स को भी हम इस डायरेक्शन को प्लस बोल करके, तो अगर इस तरफ की कोई वेलोसिटी उसको माइनस लगा करके प्लस माइनस यूज करके सीधे सीधे कर सकते हैं काम अपना, जैसे काइनेमेटिक्स वन डायमेंशनल में करते थे उस तरीके से। ठीक है, तो अभी क्या है, ये दोनों बगी इधर की तरफ v नॉट वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, और इस बगी पर ये स्मॉल m मास का एक आदमी बैठा है, बाकी ये दोनों बगी के मास कैपिटल M है, दोनों आइडेंटिकल बगी है। ठीक है, अब ये कह रहा है, होगा क्या कि ये आदमी कूद करके किसी एक इंस्टेंट पर इस वाली बगी पर आगे रहेगा। तो जब इसने ये काम कर लिया है, उसके बाद तुम्हारी इस बगी की वेलोसिटी और इस बगी की वेलोसिटी क्या होगी। लेट सपोज फाइनल वेलोसिटी में अगर फाइनली बात करूं, तो इस वाली बगी की मैं बोल दे रहा हूँ कुछ v1 हो जाएगी, v1 बार, या चलो मैं v1 डायरेक्शन के साथ मैं बोल दे रहा हूँ, इस साइड राइट साइड v1 हो जाएगी, और इसकी v2 हो जाएगी राइट साइड में। ठीक है, तो अपने को बताना है ये v1 v2 कितनी है। चलो, तो अब देखो यहाँ पर एक पहली गलती लोग क्या करते हैं, तुम सोचोगे कि तुम इस पूरे को सिस्टम मान लो, ठीक है, और मोमेंटम कंजर्व करा दो। करा सकते हो भाई, बट तुम खुद ही देख लो कि तुम्हारे पास फिर एक ही इक्वेशन आएगी, और तुम्हारे पास दो वेरिएबल है v1 और v2। तो ये बेवकूफी मत करना। ठीक है, तो हम एक एक छोटे छोटे इंस्टेंट पर ध्यान देंगे। तो हम पहले इसकी बात करेंगे। तो इसके साथ क्या हुआ होगा कि इनिशियली जब तक कुछ नहीं हुआ था, तब तक ये जो बगी है जिसका मास कैपिटल M है, इस पे स्मॉल m का आदमी बैठा है। एक मिनट यार, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता है ताकि यहीं पर मैं दूसरा फिगर बगल में बना के समझा सकूं।
ये जो बगी है जिसका मास कैपिटल एम है, जिसपे एक स्मॉल एम मास का आदमी बैठा है, ये चुपचाप से वी नॉट वेलोसिटी से चली जा रही थी। अब क्या हुआ, इस आदमी ने छलांग लगाई। तो जस्ट बिफोर कोलिजन, सॉरी जस्ट बिफोर कोलिजन बोल रहा हूँ मैं, जस्ट बिफोर जो वो कूदेगा उसको, और जस्ट आफ्टर उसके कूदने के हम मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर जैसे ही ये कूद गया तो क्या होगा, बिल्कुल अगला इंस्टेंट जो होगा, ठीक है, इंस्टेंट टू इंस्टेंट बात कर रहे हैं हम, केवल फर्स्ट वाली बगी की बात कर रहे हैं अभी। तो अभी ये इस पर से कूद गया, आदमी सपोज हवा में आ गया। अब ये बोल रहा है कि ये बगी सपोज V1 से चलने लगेगी, ठीक है, जो तुम्हें फाइनली बताना भी है। ठीक है, ये बगी V1 से चलने लगेगी। तो आदमी की स्पीड क्या होगी भाई, देखो क्वेश्चन दिया यू रिलेटेड टू हिज बगी, तो इसकी बगी से इस आदमी की मैन की जो स्पीड है, वी बार ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बगी, ये तुम्हें यू दी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वी बार ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बगी जो होगा, वो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बगी नहीं हो जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड फ्रेम में क्या होगी भाई, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बगी प्लस वेलोसिटी ऑफ बगी, यानी कि इसमें वेलोसिटी ऑफ बगी ऐड होकर के हमें मिलेगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, u प्लस V1 नहीं हो जाएगी। अब ये चीज ध्यान रखना, ये हम लोग हर जगह क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो इसमें चुपचाप से हम बगी की वेलोसिटी ऐड कर देंगे। तो अब अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में बात करूं, तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u प्लस V1, ठीक है, और बगी की वेलोसिटी हो गई V1। अच्छा, अब यहाँ पर लोग एक चीज और बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, कि ये तो V0 से चल रही थी तो इसकी वेलोसिटी u प्लस V0 होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जस्ट एट द इंस्टेंट। देखो, जस्ट बिफोर कोलिजन तो दोनों साथ ही चल रहे थे, मतलब जस्ट बिफोर ये कोलिजन नहीं, मतलब इसको तो बोलोगे जस्ट बिफोर, जब ये कूदा है उसके जस्ट बिफोर का जो इंस्टेंट है, तब तो दोनों साथ ही चल रहे थे, ये बगी पे बैठा हुआ था, दोनों V0 चल रहे थे। पर जैसे ही इसने कांटेक्ट छोड़ा होगा यहाँ से, जस्ट ये जैसे ही उड़ा होगा, इसकी वेलोसिटी V1 हो गई, और इसकी वेलोसिटी बोला हुआ है कि u विद रिस्पेक्ट टू बगी। तो अब बगी की वेलोसिटी V0 नहीं है भाई, अब बगी की वेलोसिटी हो चुकी है V1। तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो विद रिस्पेक्ट टू बगी अगर तुम लिखने जाओगे तो u प्लस V1 करोगे, ना कि u प्लस V0। तो ये ध्यान रखना, इससे पूरा आंसर गलत हो जाता है। लोग इसको u प्लस V0 कर लेते हैं, ये गलती मत करना। इसके थोड़े क्वेश्चन और करोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और मैं कहूंगा इस पार्ट के क्वेश्चन जरूर करना भाई, अपने आप से भी आज काफी प्रैक्टिस करना। दो अच्छे क्वेश्चन मैं रोड के करा रहा हूँ, बाकी तुम्हें सेंगेज वगैरह में मिल जाएंगे, या किसी भी अच्छी जेई की बुक में मिल जाएंगे, तो उससे से भी तुम देख लेना। और अगर एडवांस के पीवाईक्यूज में भी मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन है, तो वो भी देख लेना। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि अगर ये इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ है, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, अगर एक आध स्टेप में भी गड़बड़ होगी तो तुम्हारा फाइनल आंसर ही गलत आएगा और नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। तो ये ऐसा टॉपिक है कि बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज है ये। ठीक है, तो इसको u प्लस V1 हो गया, ये समझ में आया तुम्हें, ठीक है। तो अब बस कुछ नहीं करना है, ये तुम्हारा इनिशियल पिक्चर था, ये तुम्हारा फाइनल पिक्चर है। बस जो है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लगा दो। तो इनिशियली देखोगे इसमें, तो कितना मोमेंटम है भाई, राइट साइड को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो टोटल मास m प्लस एम इंटू कितने वेलोसिटी चल रहा है V0, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, जो कैपिटल M है वो चलने लगा V1 से, प्लस जो स्मॉल m है वो चलने लगा u प्लस V1 से। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको मैं RHS में लिखूंगा mv1 प्लस mu प्लस mv1 इज इक्वल टू m प्लस m इंटू V0। नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ से मैं बोलूंगा m प्लस m इंटू V0 माइनस स्मॉल m u इज इक्वल टू m प्लस m, इधर कॉमन लिया तो V1। अब m प्लस m से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा V1 इक्वल टू V0 माइनस एम यू अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल। तो ये हो गया फर्स्ट बगी का। अब सेकंड बगी की बात करते हैं। तो देखो, ये तो हमने बात कर ली कि फर्स्ट बगी का क्या हुआ, अभी आदमी हवा में है। अब ये जो हवा में आदमी है, हवा में तो रहेगा नहीं भाई, ये आदमी देखो यहाँ से हवा में चला गया, है ना, इधर हवा में चला गया। तो अब ये वापस आकर के हवा से इस बगी पर गिरेगा। अब हम उस पार्ट उस मतलब उस वाले इवेंट की बात करनी है। तो देखो, अब क्या होगा, बगी 2 पर आएगा ये आदमी जो है ये हवा में है, और ये बगी जो है ना, इनिशियल पिक्चर बनाते हैं सेकंड वाले के लिए। तो आदमी हवा में है, और बगी जो है वो एम मास की बगी जो है वो V0 से चल रही थी। अब क्या होगा, ये आदमी आकर के इस पे गिरेगा। अब आदमी इस पे गिर गया, और इसका मास एम है, इसका मास कैपिटल एम है, और अब ये कुछ V2 से चलने लगी। तो ये V2 अपने को बताना है, ठीक है। इस आदमी की वेलोसिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या है भाई, u प्लस V1, ठीक है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। तो इसकी वेलोसिटी है u प्लस V1, बस। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर वही, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लगाओ भाई।
तो इनिशियल पिक्चर अपनी ये वाली है। इसमें तो साफ साफ देख सकते हो कि स्मॉल एम मास का आदमी u प्लस वी1 से चल रहा है, प्लस कैपिटल एम मास का आदमी, कैपिटल एम मास की बगी वी नॉट से चल रही है, इज इक्वल टू फाइनली क्या है, एम और एम साथ में आ गए और दोनों मिला करके वी2 से चल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। और अब तुम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे, और ये तुम सोच रहे होगे कि मैं इसको लॉसियल वेक्टर है मैंने बोला था, तो भाई ये सारा चीज यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, इसलिए मैंने इधर पहले बताया, इधर डायरेक्शन को पॉजिटिव इधर डायरेक्शन को नेगेटिव मान के मैंने इसको पूरा सॉल्व किया है। चलो, अब E1 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, है ना, पहले पुट कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये हो जाएगा m इंटू में u प्लस वी1 की वैल्यू क्या है भाई, वी नॉट माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम, वी नॉट माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम, प्लस कैपिटल एम वी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा एम यू प्लस एम वी नॉट माइनस एम स्क्वायर यू अपॉन एम प्लस एम प्लस एम वी नॉट इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी। अब एक काम करते हैं, ये देखो वी नॉट कॉमन दिख रहा है, तो वी नॉट कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा एम प्लस एम, प्लस करोगे तो एम यू माइनस एम स्क्वायर यू अपॉन एम प्लस एम, ठीक है, इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी टू। एक काम करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, है ना, तो m प्लस एम हम एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा m इंटू में m प्लस एम। मैं काफी सारे स्टेप्स लिख दे रहा हूँ, मैं ये चार मतलब ये तीन स्टेप्स स्किप करके भी लिख सकता था, बट तुम लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन इतना लेंदी है नहीं जितना ये दिख रहा है, ठीक है। माइनस एम स्क्वायर यू इज इक्वल टू, इधर था m प्लस एम इंटू वी टू प्लस वी नॉट इंटू में m प्लस एम, ठीक है, ये था। m प्लस एम से डिवाइड कर देता हूँ पहले तो मैं, तो ये हो जाएगा वी नॉट प्लस, यहाँ m प्लस एम से डिवाइड डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर बनेगा एम एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, हाँ ये यू भी था ना, यू तो कॉमन ही हो जाएगा पूरे में, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी यू था यहाँ पर भी यू था, ये हो गया, और इसके साथ यू कॉमन है तुम्हारा, ठीक है, इज इक्वल टू वी टू बचेगा यहाँ पर। तो वी टू की वैल्यू सिंपली अब तुम्हें दिख रही होगी, एम स्क्वायर कैंसिल आउट, तो वी टू की वैल्यू आ गई तुम्हारी वी नॉट प्लस एम एम यू अपॉन एम प्लस एम होल स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारे सेकेंड कार्ड की वेलोसिटी, तो इस तरीके से इसको भी निकाल लोगे। अब एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, क्योंकि अपना पहला ही क्वेश्चन था, ये समझने के लिए भी था, ठीक है। अपने को क्या समझ में आया कि ये आदमी यहाँ से यहाँ जाकर के जब गिरेगा, तो पहली बात दोनों का साथ में मोमेंटम कंसिडर मत कर देना, दोनों को एक सिस्टम मानते हुए, फिर तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। अब पहला इवेंट है कि ये यहाँ से कूदा हवा में आया, और दूसरा इवेंट है कि ये हवा से वापस दूसरी बगी पर गिरा। तो पहले इवेंट से तुम्हें पहली बगी की वेलोसिटी मिलेगी, दूसरे इवेंट से तुम्हें दूसरी बगी की फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। तो पहला इवेंट जब हमने देखा, तो हमने कहा ये पहले दोनों एक साथ चल रहे थे, फिर ये हवा में आया, फिर ध्यान क्या देना है, रिलेटिव वेलोसिटी जब लिखने को बोला है, तो रिलेटिव वेलोसिटी पहली बात तो लिखी कैसे जाती है, इस तरीके से कि उसमें जो बगी है उसकी वेलोसिटी ऐड करेंगे ग्राउंड फ्रेम लिखने के लिए, ठीक है। बट बगी की वेलोसिटी कौन सी लेंगे, जो जस्ट आफ्टर कोलिजन है, जो कि v1 है, ना कि ये जो कि इनिशियली थी। लोग इसको u प्लस वी नॉट ले लेते हैं, वो मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल देना। बस ये वेलोसिटी डिफाइन करना एक टिपिकल काम था, इसके बाद पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह है नहीं। इनिशियल ऐसे लिख लिया, फाइनल इस तरीके से दोनों का लिख लिया, इस तरीके से सॉल्व करते करते अपने को v1 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आएंगे सेकंड इवेंट पर। तो अब इसकी वेलोसिटी क्या थी, u प्लस वी वन अपन ने लिखी हुई थी ऊपर, और इसकी थी वी नॉट। फिर फाइनली ये दोनों एक साथ आ गए, कुछ वी2 से चलने लगे। बस वही पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल लगाओगे, यहाँ वैल्यू वैल्यू पुट करोगे, पूरा सॉल्व करोगे, फाइनली तुम्हें वी2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये पॉजिटिव आई तो हम लोगों का डायरेक्शन जो माना वही सही है, ये नेगेटिव आई तो उल्टे डायरेक्शन में चल रहा होगा। बस आगे बढ़ते हैं। ये एक और एरोडोफ का क्वेश्चन है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार इसको ट्राई करो। ये है एरोडोफ का 1.156। अच्छा, इससे पिछला वाला भी एरोडोफ था, ठीक है, मैं शायद लिखना भूल गया यहाँ पर। ये तुम्हारा एरोडोफ का फर्स्ट चैप्टर का 155 है। ये दोनों तुम्हारे एरोडोफ के क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो, तो ये वाला भी ट्राई कर लो, फिर तुम्हारा ये चीज क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है भाई, ये सब कर लोगे तो फिर जेई मेन के क्वेश्चन तुम्हारे लिए हलवा है, तुरंत कर लोगे भाई। और इसीलिए उनको करने में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ये समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अप्लाई करना आ गया, लेंथी क्वेश्चन कर लिए, तो तुम सब कुछ कर लोगे, ठीक है। तो इसको ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ।
तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोल रहा है टू मेन ईच ऑफ मास स्मॉल एम स्टैंड ऑन द एज ऑफ अ स्टेशनरी बगी ऑफ कैपिटल ऑफ मास कैपिटल एम। Assuming the friction to be negligible, find the velocity of buggy after both men jump off the horizontal with same horizontal velocity u relative to buggy। क्या कहते हैं u relative to buggy, सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है साइमल्टेनियसली, एक तो पहले बोल रहा है फिर वन आफ्टर अनदर, ठीक है। अब चलो ये ठीक है, एक बगी है ना, इस पर दो आदमी खड़े हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों के मास है स्मॉल एम, एक का मास है कैपिटल एम बगी का, है ना, ठीक है। अब ये बोल रहा है दो केसेस है। पहला केस ये है कि इन दोनों को एक साथ कुदा दो हवा में, तो बगी की कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो फाइंड आउट करो। दूसरा केस है पहले एक कूदेगा, जब ये हवा में आ गया फिर दूसरा कूदेगा, और उसके बाद बगी की कुछ वेलोसिटी होगी, वो कैलकुलेट करो और दोनों बताओ, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें कुछ लोगों को एक डाउट होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जब दो बार कूद रहे हैं तो एक इधर कूद गया एक उधर कूद गया, ऐसा तुम्हें डाउट आ सकता है। तो भाई ये बहुत ही बेवकूफी वाला डाउट है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सेम स्पीड लिखा होता तो तुम्हारा ये डाउट अच्छा होता, क्योंकि स्पीड अगर v स्पीड है तो इधर v और इधर v हो सकती है दोनों की, बट सेम वेलोसिटी बोल दिया मतलब डायरेक्शन भी असाइन कर दी, तो दोनों एक ही तरफ कूदेंगे, चाहे दोनों इस तरफ कूदें चाहे दोनों इस तरफ कूदें, तुम्हारी मर्जी, तुम किधर भी कूदा दो, वो नहीं लिखा है, क्योंकि तुम्हें फाइनली मैग्नीट्यूड ही पूछा है वेलोसिटी का, ठीक है। चलो, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, जब ये साइमल्टेनियसली कूदेंगे तो वही इनिशियल पिक्चर बनानी है, फाइनल पिक्चर बनानी है, मोमेंटम के अंदर कराना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इनिशियल पिक्चर क्या है भाई, ये रहा तुम्हारा पूरा ये बगी, ये दोनों बंदे, इसका मास एम, इसका मास एम, इसका कैपिटल एम, और इस सब के सब की वेलोसिटी जीरो है, ये सब रुके हुए हैं। फिर क्या हुआ भाई, ये दोनों एक साथ ऊपर हवा में कूदे, दोनों हवा में आ गए भाई, दोनों की वेलोसिटी क्या है, दोनों के मास एम है, ये क्या लिखा है भाई फिर से, वेलोसिटी u रिलेटिव टू बगी, ठीक है, रिलेटिव टू बगी मतलब पहले बगी की वेलोसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब तुम्हें खुद दिख रहा होगा वैसे कि बगी जो है लेफ्ट साइड ही भागेगी नेचुरली, बट हम क्वेश्चन में ना ये सब दिखने विखने का तुम चाहे तो उल्टा मान लो, तुम्हारी मर्जी है भाई, है ना, बट मैं सिंपली बोलूंगा कि एक कन्वेंशन हम मान के जो चलते हैं वही लो, कि हमने फाइनल वेलोसिटी इसकी v1 राइट मान ली, माइनस में आ जाएगी भाई, तो तुम समझ जाना कि उल्टी जा रही है। सपोज बगी अब राइट साइड ही v1 से जा रही है, और ये दोनों की क्या स्पीड होगी भाई, v1, सॉरी इसकी रिलेटिव स्पीड है u, और बगी की वेलोसिटी ऐड कर देंगे प्लस v1, u प्लस v1 इन दोनों की स्पीड हो गई। क्लियर हुई बात, सबको पता है कि भाई ये बगी इधर जाएगी, ये उधर जाएंगे तो बगी इधर जाएगी, बट मैंने मान लिया कि बगी भी इधर ही जा रही है, ताकि तो वो प्लस माइनस अपने आप एडजस्ट कर लेगा भाई, ये माइनस ही आएगा तुम्हें पता है, तो ठीक है, तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला हुआ है, ठीक है। तो ये v1 है, इसकी क्या होगी u विद रिस्पेक्ट टू, मतलब u इन दोनों की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बगी, और बगी की वेलोसिटी ऐड करोगे u प्लस v1, ठीक है, बस p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल करना है। चलो देखते हैं इनिशियली क्या है भाई इस सिस्टम का, तो m प्लस टू एम टोटल मास है इंटू जीरो इज इक्वल टू, इधर क्या होगा भाई, फाइनल बगी की वेलोसिटी है v1 जो कि राइट साइड ही है, प्लस उनकी कितनी है m, दोनों 2m सेम ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, वेलोसिटी कितनी है u प्लस v1। क्लियर, बस सॉल्व कर लो भाई। तो यहाँ से आएगा -2 mu को इधर ले आया मैं, ये हो जाएगा m v1 प्लस 2m v1, तो v1 की वैल्यू सिंपली तुम्हें दिख जाएगी -2 mu अपॉन m प्लस 2m, ठीक है, दो लाइन में आंसर आ गया। तो ये तो हो गया v1 जब दोनों साथ में कूदते हैं। अब हम बात करेंगे जब ये अलग अलग कूदेंगे, तो अब क्या होगा, पहले तो तुम्हारा ये एक ही इवेंट था, ठीक है, इवेंट एक ही था कि ये दोनों उठे और कूद गए। अब तुम्हारे पास पहला इवेंट होगा कि पहला बंदा कूदा जब ये हवा में होगा, और दूसरा बंदा बगी पर ही होगा, ये पहला इवेंट। फिर दूसरा इवेंट होगा जब ये कूदा, अब दोनों हवा में होंगे और बगी वहीं होगी, ठीक है। तो दो इवेंट में अब इसको दो स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, ये चीज दिमाग में आनी चाहिए तुरंत। चलो पहले देखते हैं इनिशियल पिक्चर क्या है भाई, ये जो बगी है इस पर दोनों बैठे हुए हैं, इसका मास एम है, इसका मास एम है, इसका मास कैपिटल एम है, दो सबकी वेलोसिटी जीरो है। अब क्या हुआ, एक बंदा कूद गया, तो एक बंदा अभी भी बैठा हुआ है स्मॉल एम मास का, और एक बंदा हवा में है स्मॉल एम मास का। अब ये दोनों की वेलोसिटी साथ में सेम ही होगी, सपोज मैंने उसको बोल दिया v2, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई फिर u प्लस v2। क्लियर, अब तो इतनी बार कर लिया भाई, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल लगाओ।
इनिशियली तो जीरो ही है मोमेंटम, क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल मोमेंटम में क्या बोलोगे भाई कि स्मॉल एम वाला जो आदमी है जो हवा में है वो चल रहा है यू प्लस वी टू से, प्लस ये दोनों जो है एम प्लस स्मॉल एम, ये दोनों चल रहे हैं वी टू से। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कैसे किया है? अब ये प्लस माइनस अपने आप से एडजस्ट कर लेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब ये दोनों अभी एक साथ में, अब ये समझ में आ गया होगा, बस ऐसे लिखना है। सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा खोल लेते हैं। एम यू प्लस एम वी टू प्लस एम वी टू प्लस स्मॉल एम वी टू इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस एम यू इधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर स्मॉल, ये माइनस एम यू उधर ले गए, एम वी टू, तो टू एम प्लस कैपिटल एम वी टू। तो वी टू की वैल्यू मिलेगी तुम्हें माइनस एम यू अपॉन टू एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, आ जाओ भाई। अब क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, अब एक इवेंट बाकी है। क्या बाकी है भाई? अब क्या हुआ कि वो आदमी तो उड़ गया, ये तो हवा में गया, ठीक है, और जो दूसरा आदमी है अब ये हवा में आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, बगी जो है, इनिशियली क्या था कि ये आदमी बगी पर बैठा है, अब हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई और बगी कैपिटल एम मास की है, और ये दोनों इधर की तरफ चल रहे हैं वी टू वेलोसिटी से। जो वी टू तुमने निकाला जो कि नेगेटिव है, मतलब बेसिकली उल्टी साइड चल रहे हैं, बट हम अभी अपने क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, बस वो माइनस के साथ पुट कर लेना। ठीक है, अब क्या हुआ, बगी चलती रही, बगी की वेलोसिटी सपोज हो गई वी थ्री, और आदमी हवा में आ गया, जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी यू विद रिस्पेक्ट टू बगी, तो बगी की ऐड करेंगे यू प्लस वी थ्री। वो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल करेंगे, तो हम बोलेंगे एम प्लस एम इंटू वी टू इज इक्वल टू एम वी थ्री प्लस स्मॉल एम की वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, यू प्लस वी थ्री। ठीक है, हर स्टेप पे ध्यान देना है, इसीलिए मैंने बोला वो डायरेक्शन अपने हिसाब से मत मानने लग जाना भाई कि बगी तो इधर ही जाएगी, फिर प्लस माइनस में कंफ्यूज होते रहोगे। हर बार राइट मानो भाई, वो माइनस प्लस अपने आप फिजिक्स मैथमेटिक्स तुम्हारी एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, बस वैल्यू को माइनस के साथ रखना, इसको माइनस एम यू अपॉन टू एम प्लस कैपिटल एम रखना। चलो, ये हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मैं लिखता हूँ एम वी टू, एम प्लस एम इंटू वी टू इज इक्वल टू एम वी थ्री प्लस एम वी थ्री एम यू प्लस एम वी थ्री। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, एम प्लस एम इंटू वी टू इज इक्वल टू एम वी थ्री प्लस एम वी थ्री, एम प्लस एम इंटू वी थ्री प्लस एम यू। आई थिंक क्लियर होना चाहिए ये। ठीक है, जरा एम यू को इधर ले जाओ, तो ऐसे ऐसे लिखोगे एम प्लस एम इंटू वी टू माइनस एम यू इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी थ्री। वी थ्री निकालना है तो एम प्लस एम से डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा वी टू माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम। वी टू की वैल्यू रखेंगे भाई माइनस एम यू अपॉन टू एम प्लस एम, ये हो जाएगी माइनस एम यू अपॉन टू एम प्लस एम। स्मॉल एम ही था ना भाई, पर देख लो। हाँ ठीक है, और माइनस एम यू अपॉन एम प्लस एम, ये हो जाएगा भाई। तो ये भी समझ में आ रहा है कि वी थ्री माइनस में आएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर रखोगे, एलसीएम लोगे, ये वी थ्री की वैल्यू निकाल रहा है टू एम प्लस एम इंटू एम प्लस एम। ठीक है, ऊपर आएगा, अच्छा एम यू भी कॉमन ले लूँ क्या? एम यू भी बाहर निकाल लेता हूँ, ऊपर बनेगा एम प्लस एम प्लस टू एम प्लस एम। ठीक है, ये एम यू भी मैंने कॉमन निकाल लिया था, ये बनेगा माइनस एम यू, अंदर जाएगा एम प्लस एम, ये बनेगा कैपिटल एम प्लस थ्री एम अपॉन टू एम प्लस एम इंटू एम प्लस एम। ठीक है, तो ये आ गई वी थ्री की वैल्यू, तो ये भी निकाल लिया, बस यही पूछा था। माइनस आ रही है, समझ में आ रहा है कि बगी लेफ्ट साइड जाएगी, माइनस से समझ में आ ही गया। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि फाइनली ये वाली बगी भी लेफ्ट की तरफ जाएगी, मतलब ये वाली इस वाले केस में भी बगी लेफ्ट की तरफ जाएगी, कितनी जाएगी वो ये है तुम्हारा आंसर, जिसको दो स्टेजेस में हमने सॉल्व किया। पहला स्टेज एक आदमी को उड़ाया, फिर दूसरे स्टेज में दूसरे को उड़ाया। ठीक है, ये हो गया। और जो पहला वाला था वो तो बहुत ही इजी था कि दोनों को एक साथ उड़ा दो, दोनों को एक साथ उड़ाया तो भी बगी लेफ्ट साइड जाएगी और वो वैल्यू होगी इतनी। ठीक है, तो बस यही कैलकुलेट करना था, सिंपल चीज। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, जहां जहां पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी। तो जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए, ये बगी से, बगी जंप वाले, उससे पहले तुमने बुलेट टूटने वाले प्रोजेक्टाइल वाला वो जो किया था,
ये सब में ही कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, इसलिए कोई एक्सेलरेशन नहीं था सेंटर ऑफ मास का, जिसकी वजह से तुम कह सकते हो कि मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल करोगे। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, सीधे सीधे स्पीड मत कर देना कि स्पीड इंटू मास करके कर दिया तो फिर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। और बाकी ये बगी वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, मेरे ख्याल से इसके सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन तुमने आज कर लिए हैं, इसके बाद इससे इजी वाले तुम बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। लेकिन इसकी हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना भाई। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि तुम ये बगी की जो वेलोसिटीज है ना, तुम्हें अपने हिसाब से मत लेना कि भाई ये लेफ्ट जाएगी तो मैं लेफ्ट की तरफ v2 मानता हूँ, ऐसा मत करना। सिंपली ये मानना, इससे तुम्हारा ये सब तुम्हें पता रहेगा कैसे क्या लेना है। और फिर उसका अगर ये नेगेटिव आ गया मतलब इधर जा रही है, बस ये कर लेना। ठीक। मैं ये 2-3 बार वैसे बोल चुका हूँ अब तक, कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो, ताकि तुम्हें ये चीज कभी भूलो मत आगे तक, तुम लंबे टाइम तक कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो यही है यार। इसके कुछ क्वेश्चन अपने आप से प्रैक्टिस कर लेना, सेंगेज वगैरह से कुछ एडवांस के पीवाईक्यूज होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हें इस पे ग्रिप बनेगी। सेंटर ऑफ मास फ्रेम करके एक चीज होती है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है, जिसको हम सीओएम फ्रेम बोल सकते हो, या सीएम फ्रेम बोल सकते हो, या सी फ्रेम बोल सकते हो। तो मैं सीएम फ्रेम बोलता हूँ, तो मैं सीएम फ्रेम लिख लेता हूँ यहाँ पे। सीएम फ्रेम यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो ये क्या होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम कुछ नहीं यार, अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है ना, तो तुम्हें तुम्हें ये बताया कि तुम उसकी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, उसकी वेलोसिटी लिख सकते हो, उसकी पोजीशन लिख सकते हो, सारी चीजें हम उसकी लिख सकते हैं। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास पर ही बैठ जाए और उसके रिस्पेक्ट में सारी चीजों के एनालिसिस करें, ठीक है, तो उस एनालिसिस में जहां पर हम बैठा, अगर हमारा ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पर बैठा है, तो हम बोलेंगे कि वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम सारी चीजों को देख रहा है, ठीक है। जैसे ग्राउंड फ्रेम होता है, ग्राउंड फ्रेम जो कि खुद अनएक्सिलरेटेड और जीरो वेलोसिटी वाला होता है। ये तुम्हारा एक्सिलरेटेड फ्रेम हो सकता है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी एक्सिलरेटेड भी हो सकता है, ग्राउंड भी हो सकता है। अगर ग्राउंड तब होगा अगर सब कुछ रुका हुआ है, और एक्सिलरेटेड भी होगा, उसका तुम एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो। तो तुम्हें पता ही है कैसे लिखते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी एग्जांपल सिस्टम ऑफ पार्टिकल दे सकता हूँ। चलो आज मैं तुम्हें स्प्रिंग के केस में इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आज हम स्प्रिंग रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में नहीं करी थी। तो सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग लॉक सिस्टम है, ठीक है। इसमें मैं तुम्हें सेंटर ऑफ मास नहीं समझा रहा हूँ, बाकी तुम किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसका मास है m1, सॉरी एक ब्लॉक है जिसका मास है m1, और इस पे एक स्प्रिंग लगी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। एंड सपोज ये मेरे पास है एक और ब्लॉक m2, है ना। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज ये ब्लॉक कुछ v1 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, और ये ब्लॉक कुछ v2 वेलोसिटी से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा तो स्प्रिंग इलोंगेट होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी तो तुम्हारी स्प्रिंग कंप्रेस होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो इसके केस में सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर हमें एनालिसिस करनी हो इसमें डिफरेंट चीजों की, तो कैसे करेंगे। तो सपोज इसकी अगर मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखना चाहूँ, तो मैं क्या उसको सिंपली ऐसे नहीं लिख सकता, m1v1 प्लस m2v2, मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और ऐसे कितने भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है तुम उसको उसके लिए लिख सकते थे। सिमिलरली तुम अगर एक्स सी एम लिखने को मैं बोलूँ, तो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, तुम इसका लिख सकते हो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस x2, m1 प्लस m2, ठीक है। ओरिजिन कहीं मान लो, मैंने यहाँ मान लिया, चलो सपोज ये है तुम्हारा ओरिजिन, ऐसे एक्स वाई माना हुआ है, ठीक है। कुछ भी कहीं भी मान सकते हो। तो सेंटर ऑफ मास तुम्हारा इसमें कहीं बीच में होगा, ठीक है। सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है, ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, है ना। ठीक है भाई, है ना। तो वी सी एम तुमने ऐसा बोला, है ना। और ये जो v1 v2 थी, ये इन ब्लॉक की ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी थी। तो अगर मैं अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ गया, सीएम फ्रेम पे मैं अगर अब बैठ गया हूँ, तो अब इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रिस्पेक्ट में मुझे इन दोनों की वेलोसिटी अगर लिखनी है, ठीक है, इसकी और इसकी, तो मैं बोलूंगा v ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सीएम, वो हो जाएगी v बार ऑफ 1 माइनस v बार ऑफ सीएम, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ 1 क्या है भाई, जो कि तुम्हें सीधे सीधे v1 दी हुई है, मैं लिख देता हूँ v1 माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमने ये कैलकुलेट की हुई है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको लिख देता हूँ m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लो m1 प्लस m2, ऊपर आ जाएगा m1v1 प्लस m2v1 माइनस m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। सॉरी प्लस नहीं, ये भी माइनस होगा, ये हो गया, ठीक है।
तो तुम्हारा ये m1 v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास आएगा आएगा यहाँ से m2 कॉमन आ गया, अंदर आएगा v1 माइनस v2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज योर v बार ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू cm। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तुमने वन की वेलोसिटी लिख ली, ठीक है, ये हो गई, है ना, ठीक है भाई, है ना। अब ये हो गया। अगर मैं यही तुम्हें बोलूँ कि मोमेंटम ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखो, तो वो क्या होगा, m1 × v1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2, ठीक है भाई, इस तरीके से। अब इस पूरी चीज को ना, ये जो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 लिखा है, इसको हम बोलते हैं म्यू, यानी कि रिड्यूस मास। तो ये एक टर्म तुमने नया डिफाइन किया, म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और इस म्यू को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस्ड मास को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो पहले वाले का मोमेंटम अगर अब मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ, p बार ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू cm, तो वो हो जाएगा तुम्हारा म्यू इंटू में v1 माइनस v2, ठीक है। अब आओ, अब हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू cm। तो हो जाएगा तुम्हारा v बार ऑफ टू माइनस, सॉरी हाँ ठीक है, v बार ऑफ टू माइनस v बार ऑफ cm, यानी कि v2 माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी भाई, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा m1 प्लस m2 नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा m1 v2 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये आएगा तुम्हारा m1 इंटू में v2 माइनस v1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया तुम्हारा v बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू cm। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तुमने वेलोसिटी ऑफ सेकंड लिख ली। अब मोमेंटम ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखना चाहोगे तो हो जाएगा m2 इंटू में v2 विद रिस्पेक्ट टू cm, ठीक है। तो ये हो जाएगा वही m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2 माइनस v1। ये हो जाएगा वही म्यू इंटू v2 माइनस v1। तो p बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू cm आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम सेकंड का मोमेंटम भी लिख सकते हो। अब तुम एक चीज नोटिस करोगे, अगर तुम मोमेंटम ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस मोमेंटम ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास करोगे, यानी कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम करोगे, तो वो आएगा तुम्हारा म्यू इंटू में v1 माइनस v2 प्लस म्यू इंटू में v2 माइनस v1, जो कि आ जाएगा तुम्हारा जीरो। तो तुम यहाँ से बोल सकते हो सिस्टम का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जीरो है, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके से तुम ये बोल सकते हो। तो इस रिस्पेक्ट में तुम्हारा तुम्हारा मोमेंटम जीरो है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है जो कि सेंटर ऑफ मास पर अटैच्ड है, उसके रिस्पेक्ट में तुम v1 v2 वगैरह लिख सकते हो, मोमेंटम लिख सकते हो। और ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि सिस्टम का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जीरो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम डिफरेंट क्वेश्चन में एनालिसिस कर सकते हो। तो हम स्प्रिंग से एक दो क्वेश्चन देखेंगे, तो वहां से तुम्हें और क्लियर होगा कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन है, और ये तुम्हारा इरोडोव का क्वेश्चन है, ठीक है। ये है तुम्हारा इरोडोव का फर्स्ट चैप्टर का 151 1.151, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। तो स्प्रिंग के क्वेश्चन तुम्हारी यहाँ से अप्रोच बनेगी, तो कैसे करते हैं। जैसे बोला, टू बार्स of masses m1 and m2 are connected by a weightless spring of stiffness x rest on smooth horizontal plane. Bar 2 is shifted a small distance x to the left and then released. Find the velocity of center of inertia of system after one breaks of the wall. चलो, पहली चीज सेंटर ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास ही है, उससे कंफ्यूज मत होना। दूसरी चीज तुम यहाँ देख रहे होगे, कंप्रेशन भी इसने x दे दिया है ना, और इसने स्टिफनेस भी x दे दी है। तो ये तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो हम इसको x की जगह k मानेंगे, ठीक है। हम इसको
एक्स ना मान करके के मानेंगे, जो हम हमारा अपना कन्वेंशन होता है। ठीक है, तो हम इसको के मानेंगे ताकि दो दो एक्स ना हो जाए कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो अब होगा क्या, चलो फिगर बनाते हैं। तो बेसिकली मैं एक यहाँ से स्टैंडर्ड ये ले लेता हूँ रेफरेंस के लिए। तो फर्स्ट केस में तुम्हारा बोल रहा है ये कि पहला ब्लॉक तुम्हारा ये इस तरीके से रखा है, ब्लॉक वन। ठीक है, इससे हमने स्प्रिंग अटैच की हुई है, और सपोज ये अपनी नेचुरल लेंथ पर है अभी, है ना, अभी कोई कंप्रेशन हमने इसमें नहीं किया है, और ये है तुम्हारा ब्लॉक टू। ठीक है, और इसका मास है m1, इसका मास है m2। ठीक है, ऐसे रखो। अब ये कह रहा है कि हम इसको थोड़ा सा राइट वाला जो ब्लॉक है इसको थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, है ना, जिसकी वजह से इसमें कंप्रेशन आएगा x का। ठीक है, तो मतलब वन वाला तो वही रहेगा, इसका मास है m1। तो इसको हमने कुछ शिफ्ट किया और ये कुछ आ गया अंदर यहाँ पर, एक सेकेंड, ये कुछ कंप्रेस हो गया। ठीक है, m2, ठीक है, इस तरीके का कुछ हो गया। अब ये बोल रहा है इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। तो जब ये वन वाला जो ब्लॉक है, ये वाला, ये जब वॉल का कांटेक्ट, इस साइड वाली वॉल का कांटेक्ट छोड़ेगा, उस टाइम पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। तो अब देखो यहाँ पर होगा क्या, इनिशियली तो कुछ नहीं था, जब हमने इसको यहाँ पे कंप्रेस किया, इसकी नेचुरल लेंथ है, हम इसको कुछ कंप्रेस करके ले आए। ठीक है, तो अब इस पर क्या होगा, इस पर यहाँ से एक के एक्स स्प्रिंग फोर्स लगेगा और इस पर भी एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, बट ये तो इधर के नॉर्मल से बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो ब्लॉक है M2 मास वाला, ये राइट भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब ये राइट भागेगा, है ना, तो अब देखो इसके आगे क्या होने वाला है। तुम्हारा ये जो है, ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स ऐसा kx कब तक लगता रहेगा, है ना। फिर सपोज ये भागते भागते यहाँ पर वापस से अपने ओरिजिनल लेंथ वाली पोजीशन पर आया। ठीक है, अगला फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, थोड़ा तुम्हें समझाने के लिए है, बाकी इतने फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती फिगर में, ये मतलब इस क्वेश्चन में। बट ये इसलिए क्योंकि तुम्हें अभी मैं समझा रहा हूँ तो सब तुम्हें बना बना के दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया, ये अपने ओरिजिनल लेंथ पर आया, तो जब ये वापस अपने ओरिजिनल लेंथ पर आएगा, अब फिर से यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रही, है ना। तो अब यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, फोर्स जीरो है ना, यानी कि ए ऑफ M2 भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात तुम समझ रहे होगे, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। बट क्या यही वो टाइम है ये ब्रेक ऑफ करेगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, अब इसके जस्ट अगले इंस्टेंट पर इसको थोड़ा सा भी हमने आगे बढ़ाया था, बस हल्का सा भी आगे बढ़ा, है ना, तो क्या होगा, सपोज इसको हल्का सा भी आगे बढ़ाया, तो ये एक मैं फिगर बना रहा हूँ इसी के आगे, ऐसे करके, एक मिनट यार, है ना, बिल्कुल जस्ट अगले इंस्टेंट पर, ऐसे बना लो यार, समझ लेना। ठीक है, हल्का सा भी आगे बढ़ाया, है ना, तो अब क्या होगा कि इस पर एक फोर्स लगेगा के एक्स टाइप का, या जो भी आप हल्का सा भी अगर छोटा सा एक्सपेंशन होगा, सपोज x1, तो के x1 फोर्स इस पर लगेगा, और इस पर भी के x1 लगेगा। मतलब जब ये नेचुरल लेंथ पर आ चुका है ना, इसके जस्ट अगले स्टैंड पर, जस्ट अगले स्टैंड पर थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा। अच्छा, ये आगे क्यों बढ़ा, तुम तो ये भी कह सकते हो ना कि ये यहीं रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ये यहाँ पे आया, इसके वजह से ये के एक्स लगना चालू हुआ, जब ये नेचुरल लेंथ पर आएगा तब तक ये के एक्स इस पर लगता रहेगा। ठीक है, वो कम होता रहेगा क्योंकि एक्सपेंशन धीरे धीरे तुम्हारा जो कंप्रेशन लेंथ है वो कम होती रहेगी, बट यहाँ तक कुछ ना कुछ फोर्स लगती रहेगी। तो इस समय यहाँ पर इसके पास कुछ एक वेलोसिटी होगी, लेट से v, है ना, तो इसके पास कुछ v वेलोसिटी होगी। तो इसीलिए ये अगले इंस्टेंट पर बिल्कुल भले ही यहाँ पर फोर्स जीरो हो चुका है, एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है, बट इसके बाद एक वेलोसिटी थी, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। आगे जैसे ही बढ़ेगा तो फिर इस पर इस तरीके से के एक्स वन टाइप का कंप्रेशन फोर्स लगने, सॉरी स्प्रिंग फोर्स लगने लगेगा, जो इसको वापस खींचेगा। और इसी वजह से इस वाले ब्लॉक पर भी ये के एक्स वन फोर्स लगेगा, और जैसे ही ये फोर्स लगेगा, ये ब्लॉक कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। ठीक है, तो क्रिटिकल कंडीशन क्या हुई भाई, जब ये यहाँ पर अपनी नेचुरल लेंथ पर था, जैसे ही नेचुरल लेंथ से हल्का सा आगे बढ़ेगा, तो ये भी आगे बढ़ जाएगा। तो नेचुरल लेंथ वाला जो टाइम है, इस टाइम पर अगर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बता दें, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वाले इंस्टेंट पर अगर मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बोलूंगा, तो हो जाएगी m1 v1, और v1 इसकी वेलोसिटी क्या है भाई, जीरो ही थी, इस पे कोई वेलोसिटी तो है नहीं, प्लस m2, इसकी वेलोसिटी क्या है भाई, v अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये सिंपली हो जाएगा m2v अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है भाई, अब तुम बोलोगे कि ये v तो अपने पास है नहीं, इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो इसमें कुछ नहीं करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। जब हमने इसको इस लेंथ तक कंप्रेस किया भाई, किसी तरीके से हमने कंप्रेस किया, तो इस स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो वो यू स्प्रिंग कितनी होगी भाई, वो होगी सिंपली हाफ के एक्स स्क्वायर। और जब ये यहाँ तक आ चुका है,
तो यही तुम्हारी स्प्रिंग फोर्स जो है, अगर मैं यहाँ पर वर्क इस इंस्टेंट से इस इंस्टेंट में आने के लिए अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ, तो मैं बोलूंगा डेल्टा के, यानी कि डेल्टा के यानी कि सीधे लिखता हूँ के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू स्प्रिंग, और कोई वर्क तो कर ही नहीं रहा, फ्रिक्शन रिक्शन कुछ है नहीं, तो के फाइनल तुम्हारा क्या है भाई, हाफ m2 v स्क्वायर। इनिशियल क्या है, देखो, क्योंकि ऐसा क्यों, ये तो रेस्ट पर ही है ना, तो दोनों मतलब ये दोनों इंस्टेंट में ये m1 तो रेस्ट पर ही है, ठीक है, इसकी बात ही नहीं है। इसमें इनिशियली ये रेस्ट पे था और ये फाइनली v वेलोसिटी है, तो के इनिशियल तुम्हारा सिंपली जीरो हो जाएगा क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे है, और स्प्रिंग का वर्क डन तुम्हारा हो जाएगा इतना, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग वर्क डन क्या होता है भाई, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, हमने वर्क एनर्जी में बात किया था, तो इनिशियल वाला ये है, तो यहाँ पर यू स्प्रिंग है तुम्हारा हाफ के एक्स स्क्वायर, और फाइनली तुम्हारा क्योंकि एक्स एक्स जीरो हो जाएगा, तो इसलिए तुम्हारा यहाँ पर कोई स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर नहीं है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो है ना, तो इतना ही वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा, तो ये चीज अपने को मिल गई। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस चीज को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, तो यहाँ से हमने लिखा था हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल आउट, यहाँ से मैं v की वैल्यू बोल सकता हूँ रूट ओवर एम बाई के इंटू एक्स, क्लियर, ये हो गया, इसको बस में पुट कर दो, तो वी सी एम तुम्हारा जो निकल करके आएगा वो आएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू रूट ओवर, अच्छा ये m2 है, ठीक है, ध्यान रखना, रूट ओवर m2 बाई के, गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, सॉरी k बाई m2 है ना, हाँ k बाई m2 है, सॉरी, ये जगह k बाई m2 इंटू एक्स, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर के m2, ये m2 अंदर जाएगा, इंटू एक्स अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, अब तुम इसका एरोडो में आंसर चेक करोगे ना, तो तुम्हें दिखेगा रूट ओवर एक्स m2 इंटू एक्स, तो उसने स्टिफनेस को भी एक्स लिया था, बट हमने इसको के कर लिया था ताकि दो दो एक्स ना आए, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे, तो ये हो गया, ठीक है, ये तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम इसमें यूज नहीं हुआ, ऐसे ही था। अब ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी स्प्रिंग का है, तो इसको ट्राई करो, ये भी तुम्हारा एरोडोफ का क्वेश्चन नंबर है, एरोडोफ 1.15, तो 152nd क्वेश्चन नंबर है ये, ठीक है, तो एक बार तुम पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, चलो। अच्छा, एक हिंट है, इस क्वेश्चन को तुम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी कर सकते हो, देखो ग्राउंड फ्रेम में तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कभी ट्राई करना तुम, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा हो तो, वैसे मेरे ख्याल से अगर तुम अभी पढ़ रहे हो इस चीज को तो तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा ग्राउंड फ्रेम से जाओ इसमें, बट ग्राउंड फ्रेम से ट्राई करना बहुत लंबा जाएगा, तो इसमें तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जाओ, या फिर तुम किसी एक ब्लॉक पर बैठ जाओ और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे ब्लॉक को देख लो, जो कि ज्यादा कन्वीनियंट होता है, कि जैसे M2 पर यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो तुम M1 पर बैठ करके पूरे सिचुएशन के एनालिसिस कर लो, ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं तुम्हें इसमें करके दिखाऊंगा, पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करेंगे फिर उससे करेंगे, ठीक है, चलो। आ जाओ, चलो, अब इसमें बोल रहा है टू बार कनेक्टेड बाय अ वेटलेस स्प्रिंग, स्टिफनेस एक्स, फिर से वही बात यार, स्टिफनेस को फिर ये एक्स बोल दे रहा है, मैं इसको के बोलूंगा, इसको तुम अपने हिसाब से चेंज कर लेना भाई, इसको के कर लेना, ठीक है, एंड लेंथ इन नॉन डिफॉर्म स्टेट एल नॉट, ठीक है, ऐसा है, a constant horizontal force F starts acting on one of the bars as shown in figure, ठीक है, पहले ये मतलब अपने नेचुरल लेंथ वगैरह पे था, find the maximum and minimum distances between the bars during the subsequent motion of the system, ठीक है। अच्छा, अब एक बात तुम समझ रहे हो, अगर मैं M1 M2 और ये पूरे को मैं एक सिस्टम मान लूं, तो तुम्हारी एक्सटर्नल फोर्स F लग रही है ना, ठीक है, उसकी वजह से तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन होगा, अगर मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन लिखना चाह रहा हूँ, तो हो जाएगा तुम्हारा, है ना, F एक्सटर्नल बाई टोटल मास, तो F एक्सटर्नल तुम्हारा क्या है, F टोटल मास क्या है, M1 प्लस M2, है ना, और ये पूरा का पूरा राइट साइड में है, ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास एक्सिलरेशन, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्सिलरेटेड रहेगा, तो जिसका मतलब है कि मिनिमम तो तुम्हारा सिंपली दिख रहा है कि अभी जब ये नेचुरल स्टेट में है तभी रहेगा, तो मिनिमम तो तुम्हारा एल नॉट ही रहेगा, ठीक है, तो उसकी तो बात ही नहीं है। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द बार्स की, ठीक है, मेन क्वेश्चन वही है, तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे भाई, तो उस चीज को तुम्हें समझना होगा, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से चलते हैं पहले, ठीक है, चलो देखते हैं।
तो सिचुएशन को पहले ड्रॉ करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, एरो क्यों बन जा रहा है ये। हाँ ये रहा। ठीक है। इस तरीके से दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इस पर हमने एफ लगाया। इसका मास शायद तुम्हें M2 दिया था, इसका मास M1 दिया था, इसको मैंने K बोल दिया। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि होगा क्या, देखो जैसे तुम F लगाओगे ना, इस पूरे सिस्टम पर एक नेट एक्सेलरेशन आ गया राइटवर्ड्स, जिसकी वजह से क्या होगा, जब तुम्हारा जस्ट ये चलना चालू होगा, इस पर लगेगा यहाँ पे एक kx अपोज करने वाला, इस पर भी एक लगेगा kx। ठीक है। और सेंटर ऑफ मास भी तुम्हारा कुछ एक्सेलरेटेड होगा, ये भी एक्सेलरेटेड होगा, ये भी एक्सेलरेटेड होगा। जनरली होगा क्या, जब तक ये कंप्रेशन, जब तक ये इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है, होगा क्या, जैसे तुम लगाओगे इलोंगेशन चालू होगा। इलोंगेशन किस वजह से होगा भाई, कि ये थोड़ा सा ज्यादा तेजी से उधर जा रहा होगा कंपेयर टू दिस, है ना, इसलिए तुम्हारे पास एक इलोंगेशन आएगा। बट एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा इन दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, जैसे ये भी v से चलने लगा, ये भी v से चलने लगा, और फिर वही तुम्हारा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जाएगी, सेंटर ऑफ मास भी v से चलने लगा, है ना। उस टाइम पर तुम बोलोगे तुम्हारा मैक्सिमम इलोंगेशन हो चुका है ना। क्योंकि हो क्या रहा है ना, एक्चुअली में तुम्हारा ये, तो मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। जैसे ही एफ लगाया, स्प्रिंग में एक्सपेंशन होना चालू होगा, ये हल्का सा भी राइट जाएगा तो एक्सपेंशन चालू होगा। स्प्रिंग में एक इस तरीके का रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स आएगा, इधर भी के एक्स आएगा। तो इनिशियली क्या होगा ना, कि ये एफ जो है तुम्हारा के एक्स पे भारी पड़ेगा। जब एफ के एक्स पे भारी पड़ेगा, तो ये तुम्हारा इधर भागेगा, है ना, कुछ एक नेट एक्सीलरेशन से, और ये के एक्स की वजह से इधर भागेगा। तो ये जनरली ज्यादा भागेगा, ये कम भागेगा। तो इनके बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, ये दूर दूर होने लगेंगे। फिर एक समय आएगा जब तुम्हारा यहाँ पर जो वेलोसिटी v होगी, वही इसकी भी वेलोसिटी होगी। उस टाइम पर तुम बोलोगे कि अब मैक्सिमम इलोंगेशन तुम्हारा हो चुका है। अच्छा, इसको उससे कंफ्यूज मत कर लेना कि जब तुम्हारा दोनों ये फोर्स बराबर हो गया उस समय ऐसा होगा, नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा, जब दोनों फोर्स बराबर होगा तो वही वाला हिसाब जैसा हम पिछले क्वेश्चन में देख के आ रहे थे, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। बट उस समय पर एक वेलोसिटी होगी, तो उसको अपोज करने के लिए आपको ये रिटार्डेशन होगा। बट उसके थोड़ा और आगे जाकर के एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब वेलोसिटी जो है इसकी इसके बराबर हो जाएगी। उस पॉइंट पर तुम बोलोगे, और उस पॉइंट पर ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा इससे, तो फिर उसके बाद कंप्रेशन चालू हो जाएगा। तो वो होगा मैक्सिमम सेपरेशन वाला पॉइंट। ठीक है। तो ये तो हो गई ग्राउंड फ्रेम में एनालिसिस। अब ग्राउंड फ्रेम में तुम इसको करने जाओगे ना तो बहुत दिमाग खराब होगा। तो हम क्या बोलते हैं, हम सेंटर ऑफ मास से बैठ जाते हैं। ठीक है। अब सिचुएशन समझ में आ गई ना, तो अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में तुम्हें बताता हूँ। सेंटर ऑफ मास पे हम बैठ गए। तो अब सेंटर ऑफ मास में क्या होगा, जब इनिशियली इलोंगेशन जब तक चल रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ ये यहाँ से कुछ आगे जा रहा है, सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है, तो ये वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, सपोज इसमें कुछ इलोंगेशन हुआ x2, और ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है। क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, कि इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका कम है, और सेंटर ऑफ मास इनके इंटरमीडिएट कहीं है। तो ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक इधर जा रहा होगा, और ये ब्लॉक इधर जा रहा होगा जब तक एक्सपेंशन हो रहा है। ये सपोज कितना चला गया, ये कुछ x1 इधर से चला गया लेफ्ट साइड में। ठीक है। तो फाइनल फिगर अब हमारे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या बनेगा, अगर हम सेंटर ऑफ मास में बैठे हैं, तो वो मैं बनाने जा रहा हूँ। ये रहा तुम्हारा M1, कुछ एक्सपैंड कर गया ये बेसिकली। थोड़ा सा ऊपर वाले फिगर के रिस्पेक्ट में अगर मैं कहना चाहूँ तो ऐसा बोल दूंगा कि ये एक्सपैंड हो गया। ठीक है। ये भी एक्सपैंड हो गया, ये इधर चला गया M2, है ना। सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं है अभी, ठीक है, उससे मत कंफ्यूज होना। एक्सपेंशन इसमें आया तुम्हारा x1 का, ठीक है। ये एक्सपेंशन x1 का है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये लेंथ x1 नहीं है, लेंथ तो L0 थी। ठीक है। यहाँ पर L0 थी। अब ये L0 प्लस x1 प्लस x2 टोटल लेंथ हो जाएगी, क्योंकि इधर x2 का एक्सपेंशन हो गया। तो अब मैं फोर्सेस दिखाना चाहूँ अगर, ठीक है, पहले ग्राउंड फ्रेम वाली दिखा लेते हैं हम। ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम में हमारे पास इस पर थी F, इसके अलावा थी तुम्हारे पास एक ये K। अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ तो KX2 बोल दूंगा ना। ठीक है। और इसमें तुम्हारे पास आ जाएगी KX1, है ना। एक मिनट, चलो ठीक है। और ये हो गई तुम्हारी ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, तुम्हारी फोर्स। ठीक है। बट हमारा जो ये फ्रेम है, ये एक एक्सिलरेटेड फ्रेम है। ठीक है। तो अब क्या होगा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, सॉरी, ये के एक्स ही होगा यार, ये क्यों है, ये होगा, ये तो एक्सपेंशन पर डिपेंड करता है, वही मुझे लग रहा था कि गड़बड़ कर रहा हूँ। तो ये के एक्स ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अब एक बात ये बताओ मुझे, है ना, तो एक चीज तुम समझ रहे होगे, एक्स क्या है, एक्चुअली में एक्सपेंशन है, तो एक्स क्या, x1 प्लस x2 नहीं है, टोटल एक्सपेंशन।
बात समझे मेरी? क्योंकि ये था एल नॉट, है ना। अब इसमें कुछ एक्स हो गया एक्सपेंशन, तो एक्स जो है, जो लेफ्ट साइड का एक्सपेंशन प्लस राइट साइड का एक्सपेंशन मिला करके टोटल एक्सपेंशन होगा ना, तो टोटल एक्सपेंशन एक्स है जो कि एक्स वन प्लस एक्स टू है। और ये टोटल एक्स, या तो तुम इसको के एक्स वन प्लस एक्स टू लिख लेते हैं, के एक्स लिख लो सिंपली, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, वरना कंफ्यूजन होगा, तो ये हो गया। अब क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठे हैं, तो एक स्यूडो फोर्स भी आएगा। स्यूडो फोर्स कैसा होता है भाई, जिसको देख रहा है उसका मास जहां से देख रहा है उसका एक्सेलरेशन पलट करके ऐड कर दो। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बेसिकली तुम्हारा इस साइड है, तो इसमें स्यूडो फोर्स किस साइड होगा, उल्टे डायरेक्शन में होगा, इधर। ठीक है। तो जिसको देख रहा है उसका मास यानी कि m1, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तुमने निकाला हुआ है f अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया। इसमें भी सेम डायरेक्शन में लगेगा इधर, इसका भी मैग्नीट्यूड वही होगा m2, इसमें इस बार क्योंकि m2 को देख रहे हैं, अपॉन f प्लस f अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास में हमने सारी चीजें कर ली। अब मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा, जब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसकी भी वेलोसिटी जीरो हो जाए और इसकी भी वेलोसिटी जीरो हो जाए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास और बेसिकली ग्राउंड फ्रेम में हो क्या रहा है कि ये तीनों सेम वेलोसिटी पे हो जाएंगे, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये भी रुक गया, ये भी रुक गया। ठीक है। जब ये दोनों रुक गए, तो अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैं बोलूंगा के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑल फोर्सेस, तो सारी फोर्सेस का वर्क डन सम अप करेंगे। तो के फाइनल भी तुम्हारा जीरो है और के इनिशियल भी तुम्हारा जीरो है, क्योंकि फाइनली जीरो जीरो हो गया और इनिशियली भी जीरो जीरो है, क्योंकि जब से चालू हुआ था तब भी कोई वेलोसिटी नहीं थी। ठीक है। अब ऑल फोर्सेस, तो सबसे पहले हम वर्क डन लिखेंगे स्प्रिंग फोर्स का। तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ का ऐड कर रही है दोनों, अगर पूरे सिस्टम पे बात करें, तो वो हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता है, तो यू इनिशियल तुम्हारा जीरो है क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सपेंशन था नहीं। ठीक है। और फाइनली एक्स का एक्सपेंशन हो गया जो कि एक्स वन प्लस एक्स टू है, तो तुम एक्स वन प्लस एक्स टू भी लिख सकते हो। तो हाफ के एक्स स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, या फिर हाफ के एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। हाफ के, ये माइनस है, सॉरी, स्प्रिंग का अगर तुम लिखोगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल जीरो है, यू फाइनल होगा तुम्हारा हाफ के नेट एलोंगेशन कितना है एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया स्प्रिंग का वर्क डन। तो स्प्रिंग तो अपना काम हो गया। उसके अलावा इधर एक ये एफ फोर्स और ऐड कर रही है, इसका वर्क डन कितना होगा भाई, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितना आगे गया, एफ एक्स टू, एक्स टू आगे बढ़ा है ना ये, तो ये हो जाएगा प्लस एफ एक्स टू। ठीक है। अब बात करो इस पर, ये एक स्यूडो फोर्स है ये वाली, तो इसका वर्क डन कितना होगा भाई, इस फोर्स को लिखो, है ना, प्लस, बल्कि वर्क डन इसका क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एक्स टू इधर आगे जा रहा है, और ये फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लग रही है, तो माइनस होगा इसका वर्क डन। तो माइनस में लिखोगे, माइनस इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना है, एम टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स टू हो गया। ठीक है। अब इधर एक फोर्स और बच रही है, ये वाली। तो इसमें क्या है कि तुम्हारा ब्लॉक इस तरफ भाग रहा है और ये फोर्स भी इसी तरफ लग रही है, तो इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो सिंपली लिख दोगे एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू एक्स वन। ठीक है। तो इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू एक्स वन। अब एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं। तो ये स्प्रिंग का तो समझ में आ रहा होगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल किया है, तो ये तो ठीक ही है। फिर ये एफ फोर्स का वर्क डन एफ एक्स टू के बराबर होगा, क्योंकि एक्स टू इधर की तरफ है, एक्सपेंशन हो रहा है ना, और एफ भी इधर की तरफ ही है, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो इसलिए ये हो गया। फिर ये वाली जो फोर्स है, ये सूडो फोर्स एम टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, इसका वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि ये फोर्स इस तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट एक्स टू इस साइड हो रहा है, इसका वर्क डन हमने नेगेटिव लिखा है। ठीक है, ये हो गया। और फिर फाइनली ये एक फोर्स बचती है, तो ये वाली सूडो फोर्स जो है इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी एक्स वन है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इधर जा रहा है, तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो इसको हमने पॉजिटिव लिया है। ठीक है, ये अब हमने पूरा लिख लिया है, तो कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है आगे। सॉल्व करते हैं। तो इधर से हम लिखेंगे जीरो इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस, है ना, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, एक्स टू को कॉमन लेके, प्लस एक्स टू कॉमन लिया मैंने अगर, तो अंदर आएगा तुम्हारा एफ माइनस एम टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, और एक प्लस बचेगा तुम्हारे पास एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू एक्स वन। ठीक है, ये तो है ही है। अब क्या करूंगा मैं, इस माइनस हाफ के एक्स वन प्लस एक्स टू, इसको एलिजन में ले जाता हूँ यार, बार बार माइनस कौन लिखेगा, तो मैं इधर लिख लेता हूँ हाफ के एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा तुम्हारा एक्स टू और साथ में एफ भी कॉमन ले लिया, तो अब आएगा तुम्हारा एम वन प्लस एम टू माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये हो गया, प्लस एम वन एफ एक्स वन अपॉन एम वन प्लस
m2। तो m2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बचेगा तुम्हारा f m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस f m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। तो यहाँ पर मैं f m1 अपॉन m1 प्लस m2 इतना कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा x1 प्लस x2, है ना। ये है तुम्हारा बराबर हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। अब x1 भी पॉजिटिव था, x2 भी पॉजिटिव था, तो ये स्क्वायर को मैं सीधा सीधा यहाँ से एक से काट दूँ, पॉजिटिव क्वांटिटी काट दी, तो यहाँ से ये आया। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू आ जाएगी 2f m1 अपॉन k इंटू में m1 प्लस m2। और ये x1 प्लस x2 ही तुम्हारा x था, जो कि मैक्सिमम एलोंगेशन भी था, तो मैक्सिमम एलोंगेशन यही है। तो मैक्सिमम एलोंगेशन जो पूछा था वो हो जाएगा तुम्हारा 2f m1 अपॉन k m1 प्लस m2। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा था दोनों के बीच में, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा इनिशियल लेंथ थी L0 प्लस इलोंगेशन इतना हो गया प्लस x, है ना। तो जिसको मैं लिख सकता हूँ L0 प्लस 2f m1 अपॉन के m1 प्लस m2। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में इतना रहेगा, क्योंकि इनिशियल लेंथ थी प्लस एलोंगेशन, तो L0 प्लस 2f m1 अपॉन के m1 प्लस m2। तो ये तुम चेक कर सकते हो, यही आंसर आएगा। तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अच्छा, इसका एक मेथड और है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क में, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर करके आना, अगर तुम डाउट पूछोगे तभी मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा अगले क्लास में, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मुझे पर्सनली ये मेथड थोड़ा सा इजी लगता है। अब मैं बोलूंगा कि जो है ठीक है, ये था m1, ये मेथड 2 है तुम्हारा, ठीक है। ये आ गया m2, ठीक है। के अब हमने क्या किया, इस पर f लगाना चालू किया। जैसे ही f लगाना चालू करोगे, ठीक है, इस पर kx, है ना, और इस पर kx लगना चालू करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर मेरा ऑब्जर्वर आ गया। तो अब क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में फिर ये रुक गया तो ये फोर्स खत्म, और इसके बजाय एक स्यूडो फोर्स आ जाएगी। उस स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी भाई, जिसको देख रहे हैं उसका मास यानी कि m2, और जहां से देख रहे हैं उसका एक्सिलरेशन, ठीक है। तो इसका एक्सिलरेशन कितना है भाई, फोर्स था kx बाई इसका मास था m1, तो इसका एक्सिलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया, एक सूडो फोर्स भी आ गया। चलो भाई, है ना। तो अब बेसिकली इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ये ब्लू वाला फोर्स और ऑरेंज वाला फोर्स, तो मैं इसको एक इस तरह का फोर्स लेफ्टवर्ड बोल सकता हूँ, जो कि किसके बराबर होगा, कि एक्स कॉमन ले लिया 1 प्लस m2 बाई m1, ठीक है। तो ये एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग बन गई, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा भाई, अब ये इधर से कुछ भागेगा v वेलोसिटी से, जब ये रुक जाए, जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो k फाइनल माइनस k इनिशियल इक्वल टू w ऑल फोर्सेस होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन का केस तब होगा जब ये वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब ये कुछ चलना चालू करेगा, ये फोर्स इधर की बढ़ती जाएगी। फिर एक समय आएगा जब फोर्स नेट फोर्स 0 हो जाएगी, बट एक वेलोसिटी होगी, फिर एक रिटार्डेशन चालू होगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहां पर ये वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। तो ये तो था ही, अब ये यहाँ पर जाकर के वेलोसिटी 0 हो गई। जब वेलोसिटी 0 हो गई तब मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर कंप्रेशन चालू होगा दोबारा से। तो ठीक है, तो फाइनली वेलोसिटी 0 होगी, तो 0 लिख दिया, और इनिशियल तो 0 थी, 0 हो गया। डब्ल्यू ऑल फोर्सेस में तुम्हारा एक तो फोर्स एफ का वर्क डन होगा, जिसको तुम मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स, ठीक है। एक्स क्या है, यहाँ से जितना एलोंगेशन होगा आगे, ठीक है, सपोज एक्स एलोंगेशन हुआ तो एफ एक्स, और प्लस स्प्रिंग के लिए यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल 0 क्योंकि कोई एलोंगेशन वगैरह है नहीं। फाइनल एलोंगेशन तुम्हारा कितना होगा भाई, ये इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस हाफ के इंटू 1 प्लस m2 बाई m1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे किया मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हमने इस पूरी स्प्रिंग को एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से चेंज कर दिया, कि स्प्रिंग फोर्स वैसे तो ग्राउंड फ्रेम में kx होती, बट इस फ्रेम में कितनी होगी, kx और इंटू 1 प्लस m2 बाई m1, ठीक है। तो एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग ले ली, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया k इंटू 1 प्लस m2 बाई m1, और एलोंगेशन उसका फिर x हो गया, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, राउंड फ्रेम से देखने के लिए। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया है, ठीक है।
ये था, इसलिए ये थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, बट अगर ये मेथड समझ गए हो ना तो ये जल्दी आंसर निकाल के देगा, अभी तुम खुद ही देखोगे। ठीक है भाई। तो इसको अब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, वाला पूरा राइट में लेगा, हाफ के m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स और ये कैंसिल हो गया, एक्स पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू सीधे सीधे दिख रही है, 2f। अच्छा एक मिनट, गड़बड़ हो गई यहाँ पे, न्यूमरेटर में m1 प्लस m2 है ना भाई, नीचे m1 है, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गया। तो 2f m1 अपॉन k इंटू में m1 प्लस m2, ये आंसर आ गया। अब तुमने देखा होगा कि इस मेथड से तुम्हारा विद इन टू, ये मतलब ये 2 स्लाइड भी नहीं लगी, 1.5 स्लाइड में आंसर आ गया। और इधर तुम्हारी 4 से 5 स्लाइड लगी थी, तो ये लंबा बड़ा सेंटर ऑफ मास, और ये मेथड तुम्हें छोटा पड़ा, तो यहाँ पर तुम्हें ये बेटर रहेगा कि तुम एक ब्लॉक पर बैठे दूसरे को देख लो, बट फिर तुम्हें उसके बाद ये लिखना आना चाहिए स्प्रिंग फोर्स। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, फिर से देख लो, ये स्प्रिंग फोर्स हुई, तो हमने इसको के इंटू वन प्लस एम वन प्लस एम टू बाई एम वन को एक स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, और एक्सपेंशन एक्स का ही हुआ है। तो उस तरीके से हमने इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट लेकर के, और हमने फिर ये लिख दिया है तुम्हारा फोर्स, हाफ के एक्स स्क्वायर टाइप का, ये हो गया। अदरवाइज अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे लिखा है भाई, तो तुम इन दोनों फोर्सेस का वर्क डन निकालो, और वर्क डन के लिए फिर तुम जैसे तुमने ये स्प्रिंग का फॉर्मूला डिराइव किया था ना, जहाँ पे इंटीग्रेशन किया था, तो इसके लिए इंटीग्रेशन करोगे के एक्स के लिए, तो माइनस के एक्स डी एक्स टाइप का आएगा, फिर इंटीग्रेट करोगे जीरो से लेकर के जो भी आगे तक तुम्हें एक्स तक चाहिए, और इसका माइनस ये के एम टू बाई एम वन एक्स डी एक्स टाइप का आएगा, फिर इंटीग्रेट करोगे, अल्टीमेटली यही निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इंटीग्रेशन करना भाई। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। तो यही था इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है, ये भी तुम्हारा एरोडोव का क्वेश्चन है, तो यहाँ लिख देता हूँ, एरोडोव क्वेश्चन नंबर 1.164, फर्स्ट चैप्टर का 164 क्वेश्चन नंबर। इसको ट्राई करो, मैं बता। ओह, चल। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है ये, है ना, कि a small disk of mass molen slides down a smooth हिल ऑफ हाइट h, ठीक है, ये गिवन है, विदाउट इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है इनिशियली, ठीक है, एंड गेट्स ऑन टू अ प्लैंक ऑफ मास m, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो चुका होगा ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ जब तक ये नीचे स्लाइड करके आ रहा है तब तक बोल रहा है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फिर डिस्क और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है, उसकी वजह से क्या होगा। अब देखो, जब ये प्लैंक तक आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास कुछ एक वेलोसिटी होगी, सपोज v, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये है तुम्हारा प्लैंक m मास का, और ये आगे डिस्क तुम्हारे इस एंड पर, ठीक है। इसके बाद एक वेलोसिटी है v, और उस v को तुम कैसे लिख सकते हो, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से भी लिख सकते हो, या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सिंपली बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई है, तो इक्वल टू रूट टू जी एच हो जाएगी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है इसके पास। अब यहाँ से क्या होगा, अब तुम अगर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर रिलेटिव स्लिपिंग होगी, क्योंकि इस प्लैंक और बॉल के बीच में फ्रिक्शन है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा और इसको आगे ले जाना चाहेगा भाई, ठीक है ना। इस तरीके से फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर सपोज म्यू गिवन नहीं है, हम म्यू अपने से मान लेते हैं, म्यू नॉर्मल, यानी कि म्यू, और छोटे वाले का मास है एम जी एच, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, म्यू एम जी एच हो जाएगी, सॉरी एच कहाँ लगा रहा हूँ, म्यू एम जी हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब मेरे से बोल रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है, होगा क्या। अब धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और इसको कुछ वेलोसिटी मिलती जाएगी, एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों सेम वेलोसिटी से चलने लगेंगे, उस पॉइंट पे तुम्हारा मोशन हम बोलेंगे कंप्लीट हो गया। तो उस पॉइंट तक तुम्हारे फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया है, तुम्हें बताना है। तो अब इसको तुम ग्राउंड फ्रेम में कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कर सकते हो, या किसी एक फ्रेम में कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ,
इसको मैं ट्राई करने जा रहा हूँ इस एम के फ्रेम में। सपोज मैं इस एम वाले ब्लॉक पर बैठ गया। जब ऐसा किया तो ये फ्रिक्शन खत्म, और ये यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, स्यूडो फोर्स कितना होगा भाई, जिसको देख रहा है उसका मास, यानी कि छोटे वाले का मास स्मॉल है, जहां से देख रहा है उसका एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन कैपिटल एम, तो क्या होगा, ये कैपिटल एम, इसमें फ्रिक्शन फोर्स थी, फ्रिक्शन बाय कैपिटल एम। क्लियर, इसका एक्सेलरेशन, तो ये हो गया तुम्हारा स्यूडो फोर्स, है ना। तो अब मैं बोलूंगा कि इसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा मोशन कब खत्म होगा, जब ये जीरो हो जाए। ठीक है, तो अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ इसके रिस्पेक्ट में, तो मैं बोलूंगा के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू डब्ल्यू ऑल फोर्सेस, है ना। तो के फाइनल तुम्हारा जीरो हो गया, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हम जीरो मान रहे हैं। और के इनिशियल कितना होगा भाई, केवल इस पर वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये वी जो यहाँ पर है। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क ऑल फोर्सेस, तो फ्रिक्शन का वर्क डन होगा, है ना। डब्ल्यू फ्रिक्शन, है ना, प्लस डब्ल्यू सूडो फोर्स। और सपोज ये यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ एक्स डिस्टेंस चल के आया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ जाए, तो डब्ल्यू फ्रिक्शन होगा तुम्हारा कितना, माइनस के एम जी एक्स, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी एक्स बेसिकली, माइनस म्यू एम जी एक्स। और डब्ल्यू जीरो फोर्स कितना होगा तुम्हारा, ये भी उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस ही होगा ये भी। माइनस इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, एम बाई एम इंटू फ्रिक्शन, एम बाई एम इंटू फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट बाई एक्स, ये हो गया। यहाँ से मैं माइनस म्यू, ये एम स्मॉल है भाई, कंफ्यूज मत होना, एम जी एक्स कॉमन लूंगा, अंदर आएगा तुम्हारे पास वन प्लस एम बाई कैपिटल एम। ठीक है, ये माइनस हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है भाई। अच्छा, एम वी स्क्वायर तो एम जी एच के बराबर है, तो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर को माइनस एम जी एच लिख दूं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब डब्ल्यू फ्रिक्शन क्या था भाई तुम्हारा, एक मिनट रुकना जरा, माइनस माइनस कैंसिल कैंसिल आउट मत करो। बेसिकली डब्ल्यू फ्रिक्शन जो था तुम्हारा, वो माइनस म्यू एम जी एक्स ही था। ठीक है, यही लिखा है, डब्ल्यू फ्रिक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ, डब्ल्यू फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी एक्स। अच्छा, कंफ्यूज मत होना कि तुम्हारा फ्रिक्शन का वर्क डन ये वाला मिला करके है, ये वाला तो स्यूडो फोर्स का वर्क डन है, क्लियर रखना। तो माइनस म्यू एम जी एक्स को मैं डब्ल्यू फ्रिक्शन लिख सकता हूँ, तो मैं इसको डब्ल्यू फ्रिक्शन लिख रहा हूँ, डब्ल्यू फ्रिक्शन इंटू में वन प्लस एम बाई एम को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, एम प्लस एम अपॉन स्मॉल एम, ये है तुम्हारा बराबर एम जी एच के। ठीक है, क्लियर, सही लिखा है। हाँ, ठीक है, तो तुम्हारा डब्ल्यू फ्रिक्शन जो निकल करके आएगा, वो आएगा, अच्छा ये कैपिटल एम है, ये आएगा तुम्हारा एम एम अपॉन एम प्लस एम जी एच। और ये वाली जो क्वांटिटी है, ये है तुम्हारी रिड्यूस्ड मास, है ना, ऑफ सिस्टम। जैसे अभी हमने ऊपर स्प्रिंग के लिए देखा था, वैसे इस सिस्टम के लिए भी है, क्योंकि दोनों के मास मल्टीप्लिकेशन अपॉन एम एम अपॉन एम प्लस एम, बेसिकली इस टाइप का। तो म्यू जी एच बोल सकते हो इसको, तुम्हारा फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा। ये माइनस था यहाँ पर, ठीक है, एक ये माइनस, तो माइनस तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस म्यू जी एच आएगा, जिसमें म्यू की वैल्यू होगी तुम्हारी एम एम अपॉन एम प्लस एम, तो ये तुम्हारा डब्ल्यू फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, तो ये डन हो गया है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है, कैन इट बी स्टेटेड दैट रिजल्ट ऑब्टेन डज नॉट डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। बताओ। अच्छा, अब इस पे तुम्हारा जेई एडवांस एक अच्छा सवाल बना सकता है, सीधे सीधे यही क्वेश्चन दे दे, है ना, और इसमें तुम्हें फ्रिक्शन के वर्क डन के एक दो ऑप्शन दे दे, उसके बाद तुम्हें एक ऑप्शन और दे दे मल्टी करेक्ट में, कि इसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रेम डिपेंडेंट है या नहीं है। तो मतलब डिपेंडेंट है एक ऑप्शन दे दे, और डिपेंडेंट नहीं है ये दूसरा ऑप्शन दे दे। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, टाइम कम होगा या नहीं हो रहा होगा, तो वो सीधे सीधे ये डिपेंडेंट है या नहीं वाले में कोशिश करेंगे, कि वो उन्होंने ज्यादातर लोग रट के रखते हैं कि भाई वर्क डन तो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन भी फ्रेम डिपेंडेंट हो जाएगा। तो वो फ्रेम डिपेंडेंट वाले पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, और चुपचाप से नेगेटिव -1 मार्क्स ले लेंगे। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होगा वर्क डन, वो अभी हम देखने वाले हैं।
तो अगर एडवांस ऐसा कुछ पूछ रहा है ना भाई कि फ्रेम डिपेंडेंट है या नहीं है, तो वो कुछ सोच समझ के पूछ रहा होगा। दो ऑप्शन अगर वो बना रहा है उसमें मल्टी करेक्ट के, तो काफी उसकी वैल्यू होती है। तो ऐसे ही कुछ भी रटी हुई डेफिनेशन मत लगा देना, समझने की कोशिश करना पूछ क्या रहा है। अब चलो देखते हैं फ्रेम डिपेंडेंट क्यों नहीं होगा, है ना, किसी भी फ्रेम में तुम एनालिसिस करो। चलो ये मैं तुम्हें समझाता हूँ सेकंड वाले पार्ट को। तो सपोज ये तुम्हारे पास एम मास का प्लैंक था, ये तुम्हारा ये था स्मॉल एम मास का। अब अगर तुम ध्यान देखो, हमने जो क्या किया, हमने इसको रोक दिया, इसको, और हमने इस पर कुछ फोर्सेस लगाई, तीन फोर्सेस आई, मतलब दो फोर्सेस आई, एक तो फ्रिक्शन की और एक तुम्हारी स्यूडो फोर्स, जिसकी वजह से ये तो रुका ही हुआ था, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स चला, और ये आगे जाकर के ये भी रुक गया। यहाँ पर वी थी, यहाँ पर इसकी वी इक्वल टू 0 हो गई। डब्ल्यू फ्रिक्शन को हमने सिंपली बोल दिया माइनस फ्रिक्शन इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया था। बट अब सपोज मैं ग्राउंड फ्रेम की बात करता हूँ, है ना। तो ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा, समझने की कोशिश करना। ये है एम, ये भी यहाँ पर है, ठीक है। इस पर लगना चालू करेगा फ्रिक्शन ऐसे, इस पर लगना चालू करेगा फ्रिक्शन ऐसे, ठीक है। और सपोज मैंने यहाँ पर इसको रेफरेंस लेते हुए बोल दिया कि ये है तुम्हारा ओरिजिन। अब क्या हुआ, इन दोनों की वजह से जब ये दोनों सेम वेलोसिटी पर आएंगे, ठीक है, तो ये सपोज कुछ आगे बढ़ चुका है और ये इस पर कुछ आगे होगा, ठीक है, डन, यहाँ पर कहीं होगा। तो बेसिकली ये कितना आगे बढ़ गया भाई यहाँ से यहाँ तक। चलो दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ओरिजिन से ये वाला जो ब्लॉक है तुम्हारा, ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक x2 आगे बढ़ गया, है ना, ठीक है। या इसके सेंटर को ले लेते हैं तो तुम्हें ज्यादा क्लियर रहेगा मेरे ख्याल से। चलो, है ना, इसका सेंटर था, अब इसका सेंटर यहाँ है। ये बेसिकली कितना आगे बढ़ गया, x2 आगे बढ़ गया। और ये बॉल कितना आगे बढ़ गई भाई, ये यहाँ थी, ये यहाँ से यहाँ तक x1 आगे बढ़ गई, है ना। तो W फ्रिक्शन अब तुम क्या लिखोगे, तो एक हो जाएगा माइनस एफ x1, है ना, इस वाले फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये बॉल तो x1 आगे बढ़ी है ना। और इसका वर्क डन होगा प्लस एफ, क्योंकि फ्रिक्शन इस पर भी तो लग रहा है ना अब, क्योंकि अब हम ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हैं, प्लस एफ। और ये ब्लॉक कितना आगे बढ़ा है भाई, x2, है ना, ये हो गया। चलो, एक मिनट, सही किया है। हाँ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस एफ x1 माइनस x2, है ना। x1 माइनस x2 एक्चुअली में है क्या भाई, वही है कि रिलेटिवली ब्लॉक पर कितना चला। अगर ये x2 है तो ये भी x2 है ना। तो अगर ये, एक मिनट, वही चीज मैं कहना चाह रहा था, मिड से मिड मत ही दो, ठीक है। तो इसी को x2 बोल दो ना, ठीक है, स्टार्टिंग का, इसको ही बोल दो x2, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, x2। तो x1 माइनस x2 करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, क्या ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगी जो कि तुम्हारे ऊपर वाले रिलेटिव वाले केस में जो हमने सॉल्व किया है, वो x थी रिलेटिव, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर कितना चला है, तो वो सिंपली माइनस एफ एक्स नहीं हो जाएगा। यही तुमने यहाँ पर निकाला था माइनस एफ एक्स करके, माइनस म्यू जी एच, ये सर तुमने लिखा था ना माइनस एफ एक्स माइनस म्यू एम जी एक्स, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। यही चीज यहाँ पर भी आ गया। तो ग्राउंड फ्रेम में लिया तो भी यही आ गया, कोई और फ्रेम लेकर तुम देख लेना तो भी यही आएगा। तो यहाँ पर तुम बोल सकते हो यस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हियर इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन is frame independent in this case, frame independent in this case। तो ग्राउंड फ्रेम में तुम्हारा क्या हुआ था भाई, कि ये जो तुम्हारा सॉरी, ये तुम्हारा एम के फ्रेम में क्या हुआ था, कैपिटल एम के फ्रेम में ये तो रुका ही हुआ था, और ये फ्रिक्शन था, ये स्यूडो फोर्स था, फ्रिक्शन का वर्क डन था माइनस एफ इंटू एक्स। एक्स क्या था, यहाँ से यहाँ तक इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, जब ये जाकर के 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ग्राउंड फ्रेम में तुमने क्या किया, ग्राउंड फ्रेम में ये होगा कि फ्रिक्शन इस पर तो वर्क कर रहा है, बट फ्रिक्शन का कुछ वर्क इस पर भी हो रहा है ना। तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा भाई, इस पर होगा माइनस एफ इंटू एक्स1, जो ये यहाँ से यहाँ तक x1 आगे जा चुका है, और इस पर होगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी राइट साइड है और ये बढ़ा भी आगे x2 है, प्लस एफ इंटू एक्स टू। तो माइनस एफ कॉमन लोगे, x1 माइनस एक्स टू बनेगा, x1 माइनस एक्स टू क्या है, x1 माइनस एक्स टू, जो कि ये x आएगा, जो कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है इसका विद प्लैंक के ऊपर कितना डिस्प्लेस हुआ है, वही माइनस एफ एक्स जो तुम्हारा ऊपर रिलेटिव वाले मेथड से आ रहा था, मतलब एम फ्रेम में देखा था तो आ रहा था, वही आ गया। अगर तुम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करोगे तो भी तुम्हारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन यही माइनस एफ एक्स आएगा, तुम कर सकते हो अगर ट्राई करना चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ पर
वर्क डन बाय फ्रिक्शन तुम्हारा फ्रेम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ, चलो और करा देता हूँ, ठीक है। तो ये रुडोफ का नहीं है, ये एडवांस्ड का पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं, है ना। तो इसमें तुम्हें क्या दिया था, इस तरीके का एक ब्लैंक टाइप सिस्टम, मतलब ये दिया है, एक ये बॉक्स है ना। ये रिसेंट में ही आया है मल्टी करेक्ट में, ठीक है, बट मैं, मेरे को सारे ऑप्शन तो याद नहीं है, जितना याद है उतना मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये रखा है एक स्मूथ सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये है स्मूथ सरफेस, म्यू इक्वल टू 0। अब क्या है कि मैंने एक बॉल ली, जिसको मैंने यहाँ से रिलीज किया, है ना। और इसका ये रेडियस आर है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर पहुंचा इस मिड पॉइंट पर, तो मुझे बताना है इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या हो। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या यार, है ना, कि जैसे ही ये यहाँ से चलना चालू करेगा, सपोज मैं किसी जनरल स्टैंड की बात करता हूँ इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर ये एक जो है ना, इसका जो वेट है इस बॉल का mg, इसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। तो जो ये वाला कंपोनेंट है ना, इसकी वजह से तुम्हारा ये जो ब्लॉक है ये कुछ इस तरफ ढकेलना चालू हो जाएगा, लेफ्ट साइड भगना चालू हो जाएगा, है ना। तो जब ये एकदम नीचे वाले पॉइंट पर यहाँ पर होगा, है ना, तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी u, और ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी होगी v, ठीक है, लेफ्ट साइड में। समझ में आई बात। तो इसके पास वेलोसिटी होगी u, और इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जब ये एकदम बीच में आ चुका है नीचे, और इसकी वेलोसिटी होगी इस साइड में कुछ v। मोमेंटम कंजर्व रखना है भाई, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। तो हम बोलेंगे p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। इनिशियल मोमेंटम तुम्हारा, क्योंकि दोनों ही रेस्ट पे थे तो 0 था, और p फाइनल हो जाएगा तुम्हारा mu माइनस कैपिटल mv, है ना। ये मैं बताना भूल गया कि ये इसका मास है स्मॉल m, और इस तुम्हारे वेज का मास है कैपिटल m, ठीक है। तो mu माइनस एम वी इक्वल टू 0, यहाँ से तुम लिख सकते, ये एक तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई। दूसरी चीज, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि या तुम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोल सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू डब्ल्यू ऑल फोर्सेस। के फाइनल क्या होगा भाई, इसकी वेलोसिटी है u, है ना। तो तुम बोलोगे हाफ m u स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। हाँ, तो इसको देखो, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी केवल चेंज होगी यहाँ पे, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आ गया, कितनी हाइट ड्रॉप हुई है, इज इक्वल टू आर है, एम जी आर, सीधे सीधे लिख दे। ठीक है, ये हो गया। सॉल्व करते हैं। अपने को निकालना क्या है भाई, यू निकालना है, ठीक है। तो v की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, तो v की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूंगा, तो मैं एम यू बाई कैपिटल एम लिख सकता हूँ। इस वैल्यू को मैं यहाँ नीचे पुट कर लूंगा, तो मैं ऐसा लिखूंगा हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम बाय एम, सॉरी, हाफ कैपिटल एम इंटू वी की वैल्यू लिखूंगा एम यू बाई कैपिटल एम का स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर, ठीक है। अब मेरे को जो जो यहाँ से कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा मैं करते जाऊंगा, ठीक है। तो मैं इधर से लिख रहा हूँ हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम स्क्वायर यू स्क्वायर बाई कैपिटल एम, नीचे केवल कैपिटल एम बचेगा,
क्योंकि यहाँ ऊपर m है, नीचे m स्क्वायर बनेगा, तो एक एक कट जाएगा, इजिकल टू एम जी आर। तो एक m तो मैं सब जगह से काट ही दूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यू स्क्वायर, और टू मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यू स्क्वायर बाई टू मैं कॉमन लेता हूँ, तो अंदर आएगा मेरे पास 1 प्लस m बाई कैपिटल M, ठीक है भाई, इज इक्वल टू जी आर। तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2 GR कैपिटल M अपॉन M प्लस M। यू की वैल्यू आएगी 2 GRM अंडर रूट के अंदर अपॉन M प्लस M। ये हो गई वी, यू की वैल्यू। अगर एम वी पूछता तो तुम वो भी डाल लेते। तो ये एडवांस में एक बार पीवाईक्यू में एक ऑप्शन में आया था मल्टी करेक्ट, ठीक है। कुछ नहीं करना था, मोमेंटम कंजर्व करना था बस, ठीक है। अच्छी बात है। चलो, ये किसी टाइप का क्वेश्चन मेरे पास भी है, तो ये भी एडवांस प्रॉब्लम है, ठीक है। ये एडवांस में आया नहीं था, बट उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो देख सकते हो ये भी एक बार। तो क्वेश्चन नोट करो, पहले मैं फिगर बना देता हूँ। तो इसमें भी तुम्हारे पास एक इस तरह का प्लान गिवन है, जैसा पिछले क्वेश्चन में था। ध्यान रखना इसमें लेफ्ट साइड में एक वॉल है, पिछले वाले में नहीं थी, क्योंकि ये ब्लैंक है। यहाँ पर एक एम मास का पार्टिकल है, इसका रेडियस मैं बोल दे रहा हूँ आर है, ठीक है। ऐसे बोल रहा है ऑल कॉन्टैक्ट्स आर स्मूथ, ऑल कॉन्टैक्ट्स आर स्मूथ, ठीक है। इन शोन फिगर, इन शोन फिगर व्हेन स्मॉल एम इज रिलीज, व्हेन मतलब स्मॉल एम इज रिलीज, द मैक्स हाइट गेन्ड बाय एम, द हाइट गेन्ड बाय स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या। तो स्मॉल एम कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है बेसिकली, होगा क्या, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे से कुछ एक वेलोसिटी होगी v, फिर ये यहाँ से कुछ हाइट तक जाएगा, सपोज हाइट h, तो वही हाइट h तुम्हें बतानी है, ठीक है। चलो, अब एनालाइज करते हैं। जब ये यहाँ से नीचे जाना चालू करेगा, मैं फिगर को जरा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बार बार ड्रॉ नहीं करूंगा इसको, है ना। देखो ये है, तो जब ये यहाँ से नीचे जाना चालू करेगा, है ना, सपोज मैं किसी जनरल स्टैंड पर लेता हूँ यहाँ पर। तो पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि वेज पीछे जा रहा था, बट क्या यहाँ वेज पीछे जाएगा। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि एक नॉर्मल रिएक्शन इस पर मिलेगा इसको, है ना, वेज को। बट क्या इसकी वजह से पीछे जाएगा, नहीं, क्योंकि ये यहाँ से इसको कुछ और नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा जो इसको रोक रहा है बॉल। तो यहाँ तक कुछ नीचे नहीं जाएगा जब तक ये यहाँ हॉरिजॉन्टल होता है। इस पॉइंट तक तो वेज तुम्हारा मूव ही नहीं करेगा। और इस बॉल, ये बॉल यहाँ एकदम बॉटम उस पॉइंट पर पहुंच गई, और यहाँ पर इसके बाद एक वेलोसिटी है, v की वैल्यू सीधे सीधे √2gh हो जाएगी, है ना। ये वही हमने किया, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच से यहाँ तक ये हो गया। इसमें हमने क्या किया, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर, है ना। ये आर लिख लो यार, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद तुम यहाँ जब ये ऊपर चालू करेगा, तो मैं किसी जनरल स्टैंड पे बात कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हारा यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जिसकी वजह से अब तुम्हारा वेज भी कुछ इधर चलेगा, और बॉल तो चलेगी ही चलेगी, है ना। तो वेज की वेलोसिटी सपोज मैंने बोल दिया वी, कुछ मैं v1 बोल देता हूँ, है ना। और बॉल की वेलोसिटी में v2 बोल देता हूँ, है ना। तो जब मैक्सिमम हाइट पर ये पहुंचेगा, है ना, तब तक क्या होगा, चलो देखते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम इसमें लगाएंगे। हाँ, बेसिकली मैक्सिमम हाइट पर ये कब पहुंचेगा, जब वेज के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी खत्म हो चुकी होगी। ध्यान से ध्यान देखना, ठीक है।
ये यहाँ से चलेगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, वेज के रिस्पेक्ट में जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है ना, किसी पॉइंट पर, सपोज यहाँ पर, तो ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं इसमें सिंपली, तो इनिशियल केस है हमारा ये बॉटम वाला, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, चलो सीधे मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेता हूँ, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेता हूँ, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो इनिशियली तुम्हारे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं यहीं पर अपना डेटा मान रहा हूँ, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, ठीक है, केवल काइनेटिक एनर्जी है, वो भी किसकी, बॉल की, क्योंकि वेज की वेलोसिटी तो 0 है। तो हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि एम जी आर के बराबर भी है, ठीक है, इसको सीधा एम जी आर ही लिख दूँ, एम जी आर जो कि हाफ एम वी स्क्वायर था एक्चुअली में, ठीक है। ये अब फाइनली क्या होगा, ये यहाँ से कुछ हाइट एच ऊपर आ चुका है, सपोज हाइट है एम जी एच, इसका गेन हो चुका है, प्लस हाफ, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, एम प्लस एम पूरा, दोनों का सिस्टम एक ही है। ये अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है, बट यहाँ पर जब ये दोनों अब V1 हो जाएंगे, ठीक है, वेज और ब्लॉक दोनों, ठीक है, और इनकी वेलोसिटी है V1 स्क्वायर। अब सवाल ये है V1 निकाला कैसे जाए, ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे फिगर ले आ रहा हूँ। तो अब कुछ नहीं करना, हमें मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा। जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर था, तो वेज प्लस बॉल सिस्टम, इसके बाद एक स्पीड थी, इसको हमने बोला था √2 GR, है ना, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, और जब ये फाइनल पॉइंट पर यहाँ पर पहुंचेगा इस हाइट पर, तो इसके पास और वेज के पास, दोनों के पास एक V1 वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो P इनिशियल तुम्हारा क्या है, एम वी, और P फाइनल तुम्हारा क्या है, एम प्लस एम इंटू V1। तो V1 की वैल्यू तुम सिंपली लिख दोगे एम वी अपॉन एम प्लस एम, ठीक है, यानी कि m इंटू √2 GR अपॉन एम प्लस एम। ये वैल्यू अपने को वहां पुट करनी है, ठीक है, इसमें। तो इसको मैं जरा एक बार फिर से लिख लूं, एम जी आर इज इक्वल टू एम जी एच प्लस हाफ एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर, है ना। पुट करते हैं भाई, एम जी आर इज इक्वल टू एम जी एच प्लस हाफ एम प्लस कैपिटल एम, वी स्क्वायर की वैल्यू जाएगी, इसका स्क्वायर करूंगा, एम स्क्वायर टू 2 GR अपॉन एम प्लस एम होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं भाई, यहाँ से ये कट आउट, ये एम स्क्वायर, एम और एम अपन ने काट दिया, हमें निकालना क्या है, एच, है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जी एच इज इक्वल टू GR माइनस, ये पूरी चीज मैं उधर ले जाऊंगा, ये कितना हो जाएगा, 2 mgr बाय, अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 भी नहीं रहेगा यहाँ पे, तो mgr, है ना, बाय एम प्लस कैपिटल एम, है ना। तो जी 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 तीनों से काट दो भाई, तो एच की वैल्यू आएगी तुम्हारी आर इंटू में 1 - एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम इज इक्वल टू आर इंटू में एम प्लस एम माइनस स्मॉल एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। तो एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तुम्हारे पास आर इंटू में कैपिटल एम अपॉन, सीधे बाहर लिख लेगा, आर एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इतनी मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन करना होता है, वही हमने यहाँ पर किया, तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आज तुम्हें जितना समझाया अच्छे से समझ में आया होगा कि ये मोमेंटम कंजर्वेशन वाला पार्ट तुम्हारा ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम कोलिजन स्टार्ट करेंगे, उसमें 1 या 2 लेक्चर लगेगा, उसके बाद फिर हमारा रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें इतना ही बचता है, सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक में तुम्हारा सेंटर ऑफ मास और कोलिजन हम एक तरीके से साथ में पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, कोलिजन वाला पार्ट बचता है, उसमें 2 लेक्चर लगेंगे। तो अब अगले 2 लेक्चर में हम उसको खत्म कर लेंगे, फिर हम रोटेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था, और इस तरीके के मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन हमने अब काफी अच्छे से कर लिए हैं, तो मेरे कॉन्सेप्ट तो अब समझ में आ गया होगा। इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए तुम्हें इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाई, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ तो मैं कर रहा हूँ। तो तुम इसको खुद सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, तुम काफी सारी गलतियां करोगे, फिर उसको तुम समझ में आएगी कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो, फिर वीडियो को दोबारा देखना अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर तुम कर पाओगे, ठीक है। बट इसमें प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ये एक वैसा टॉपिक है कि भाई, देखो मैंने काइनेमेटिक्स में कभी नहीं बोला, काइनेमेटिक्स में जितना क्लास में करा उतना प्रैक्टिस भी कर लोगे तो भी तुम्हारे लिए इनफ है। बट इसमें अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं किया तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए प्रैक्टिस कर लेना। तो आई होप तुम्हें आज जितना समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।
तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग, बाय।